हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर। जेईई मेन 2024 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो सिलेबस में है उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे बैंड थियरी क्या होती है सेमीकंडक्टर की। उसके बाद हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर देखेंगे हम लोग। स्पेशल पर्पस डायोड देखेंगे जिसमें जेनर डायोड है, फोटो डायोड्स हैं, एलईडीज हैं, सोलर डायोड हैं, इन सब के बारे में बात की जाएगी। देन हम लोग बात करेंगे, यहाँ ट्रांजिस्टर तो है नहीं इस बार। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे लॉजिक गेट्स और उनके एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, इन सब के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन टू सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी एंड एनर्जी बैंड डायग्राम। साथ में डिस्कस करेंगे बैंड डायग्राम जो होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं सॉलिड के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। साथ में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स जिसमें हम लोग एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन अ सेमीकंडक्टर, किसी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कैसे होता है, करंट कैसे फ्लो करती है, इन सब के बारे में बात किया जाएगा। आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर आपको सेमीकंडक्टर में फील नहीं आती तो इसको पढ़ने के बाद उम्मीद करते हैं 100% कि आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, होल्स कहां से कहां जा रहे हैं, कैसे एनर्जी बैंड बनते हैं, कैसे डिप्लेशन लेयर बनती है, कैसे पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल करंट को। इन सब के बारे में आप यहां से बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिसिटी में लेकर के चलते हैं आपको। सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है कंडक्टर का। अगर हम बात करें कंडक्टर ये दिया गया है, यहां पर हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया है और यहां का जो वोल्टेज होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। यहां पर माइनस और 2+ लगा है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर करंट बनती है। हम जानते हैं कि अगर यहां पर देखें इसका रेजिस्टेंस अगर मान लिया जाता है R है, सपोज इसका रेजिस्टेंस R है और इसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं, तो उस केस में यहां पर बहने वाली जो करंट की वैल्यू होती है वो हमें पता चल जाती है। वो करंट कुछ ऐसी होगी और करंट की वैल्यू अगर हम लिखें तो बता सकते हैं, ऑब्वियस है। यहां से लगाएंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ और बोल सकते हैं कि हाँ यहां पर जो करंट की वैल्यू लिखी जाएगी वो हो जाएगी अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस। एज सिंपल, इसमें कोई नया नहीं है। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी में, काफी चीजें पढ़ी, इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो इतनी बातें करना उतना टफ नहीं है। ठीक है, तो यहां से करंट की वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया, V डिवाइडेड बाय में R। ठीक है, अब हम करते क्या है, हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, बेस बनाना है कि सेमीकंडक्टर की नीड क्यों होती है। तो उससे सबसे पहले हम यहां पर जो इनपुट सप्लाई है, इनपुट सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट मतलब जो पावर है, कांस्टेंट पावर की बात करते हैं। जो पावर है यहां पर दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, इसको हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो यहां से इनपुट दी जा रही है, इनपुट वो कैसी है, कांस्टेंट है। हमारा डिस्कशन ये है कि अगर ये इनपुट है, कांस्टेंट है, तो क्या हम इसके अंदर की करंट की वैल्यू को क्या चेंज कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, कंडक्टर में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत थोड़ा बहुत कर सकते हैं अलॉय के अंदर, पर उतना ज्यादा नहीं हो सकता जितना हमें चाहिए कि कभी करंट तो फ्लो करे, कभी करंट रुक जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। मतलब यहां पर हम अगर सीधे सीधे देखें तो ये करंट डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहे इन सब पैरामीटर पर, इनके अलावा भी कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही। V हमने कांस्टेंट मान लिया है। R, अगर R की वैल्यू लिखी जाए इन जनरल तो क्या होती है, तो आप बताएंगे रो, यहां पर लिखा जाता है L डिवाइडेड बाय में A, यही तो लिखा जाता है। इसका सिंपल एक मतलब यह है, रिलेट करते जाना, आगे तक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सेमीकंडक्टर आखिर हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, यहां पर करंट की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ गई। ठीक, अब अगर हम बात करें कि करंट क्या वोल्टेज पर डिपेंड करती है, केवल रेजिस्टेंस पर नहीं, रेजिस्टेंस खुद ही अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, वो दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। और वो कौन सी चीजें होती हैं, तो आप बोलेंगे इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि इसकी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और दूसरा फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करता है। अब ये फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है ये आप पूछेंगे, तो प्रॉपर्टी तो समझ में आता है, ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे होंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर यूज किया जाता है, दैट मींस ये रो के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, रो खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पर हम अभी उसके बारे में ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे। यहां पर बात करें तो दूसरा होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बोलेंगे हाँ, L और A के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब यहां से पता लग गया कि करंट की वैल्यू
जो यहां से लिखी जाती V डिवाइडेड बाय में R, जहां पर V इनपुट वोल्टेज है और R होगा इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस खुद डिपेंड करता है दो अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर, एक तो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की जिससे वो मटेरियल बना होगा, साथ में डिपेंड करता है उसके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, दैट इज लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब पर डिपेंड करता है। तो बात आती है कि यहां से अगर हम करंट को देखें, करंट को अगर हम वेरी करवाना चाहते हैं तो करंट को वेरी करवाया जा सकता है अगर हम इस रो की वैल्यू को चेंज कर दें। फिजिकल अपीयरेंस पर यहां पर ज्यादा हमारा टच नहीं रहेगा क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस को हम बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो हमारा जनरल जो डिस्कशन होगा इस रो की वैल्यू के ऊपर होगा कि इस रो की वैल्यू को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं, जिससे हमें जो करंट है, डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट हमें कैसे मिल सकती है। कि अगर हम कभी करंट चाहते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिले, कभी चाहते करंट ना ही मिले लेकिन इनपुट सप्लाई लगी रहे, मतलब सप्लाई है फिर भी हमें करंट जीरो मिल रही है, ऐसा हो, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सेमीकंडक्टर की हमें नीड पड़ती है। दैट मींस हम क्या करते हैं, इस रो की वैल्यू को अलग अलग मटेरियल के लिए चेंज किया जाता है। हर एक मटेरियल के लिए रो की वैल्यू अलग अलग होती है। इसको आओ इधर ऐसे समझते हैं तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर को पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो यहां पर यह पता चला कि जैसे जैसे आप रो की वैल्यू को चेंज करेंगे, यहां पर जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है रो के ऊपर डिपेंड कर रही है बेसिकली, क्योंकि एल और ए को तो हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं पर इसको नहीं चेंज कर सकते, तो इस रो के ऊपर डिपेंड करती। तो करंट रो पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम रो चेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इंप्लाइज दैट आई विल चेंज। आई मतलब करंट की बात कर रहे हैं, आई विल चेंज का मतलब ये नहीं है, आई विल चेंज, करंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी और हमें जितनी भी करंट चाहिए उतनी करंट हमें मिल सकती है। तो ये है हमारा कंसेप्ट जिसके बारे में हम आज एक्सप्लोर करेंगे काफी चीजों को, कि आई डिपेंड करता है रो के ऊपर, रो को अगर हम चेंज कर दें तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इनपुट सप्लाई जितनी लगी थी उतनी ही लगी रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कंडक्टर में ये होता नहीं है, जनरली कंडक्टर ऐसा कर ही नहीं सकते। तो कंडक्टर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज चाहिए होता है, हमें सेमीकंडक्टर की नीड पड़ती है। तो यहां पर हेडिंग अगली है, व्हाई वी यूज सेमीकंडक्टर। व्हाई सेमीकंडक्टर को हम क्यों यूज करते हैं, या क्यों सेमीकंडक्टर ही क्यों, अदर मटेरियल को हम यूज क्यों नहीं कर सकते। तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल, सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं विच कैन चेंज द प्रॉपर्टी, जो अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। मोबिलिटी जैसे हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। आई होप जितनी चीजें लिखी हैं उनसे आप ऐसा नहीं होगा कि जानते नहीं होंगे। मोबिलिटी जानते होंगे, पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसको बोला जाता है मोबिलिटी, यहां पर लिखते हम जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप इसको कनेक्ट करते चलना साथ में, ये लिखा जाता है मोबिलिटी। और यहां पर अगर कंडक्टिविटी की बात करें, रेजिस्टिविटी, इसको आगे हम बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी क्या होती है, तो इसको आप लिखते हैं सिग्मा से और इसको आप लिखते हैं रो से। कंडक्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which allow the flow of current, और रेजिस्टिविटी होती है property of the material which resist the flow of current। सिंपल इतना याद रखिए अभी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ विच एट अ कांस्टेंट पावर, मतलब जो भी पावर हम लोगों ने अप्लाई किया है उसी कांस्टेंट पावर के ऊपर हमें करंट की जो वैल्यू होती है डिफरेंट मिल सकती है। अब बात आती है कि ठीक है, आपने ये बोला कि यहां पर करंट की वैल्यू रो पर डिपेंड करती है, रो को हम चेंज कर सकते हैं, रो को चेंज करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा कांस्टेंट इनपुट सप्लाई पर भी। ठीक है, तो कहा कि कंडक्टर में ऐसा नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमने कहा सेमीकंडक्टर से चलते हैं, सेमीकंडक्टर ऐसा कर सकता है। तो सेमीकंडक्टर के पास ऐसी प्रॉपर्टी कि अपनी मोबिलिटी को बदल सकता है, मतलब इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स चल रहे होंगे वो कितनी इजीली उसके अंदर चल सकते हैं, किसी सॉलिड के अंदर चल सकते हैं, बेसिकली सेमीकंडक्टर के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ में इस पर डिपेंड करता है कि उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी कितनी है, कांस्टेंट पावर के ऊपर वो अलग अलग करंट की वैल्यू देगा। ठीक, तो बात आती है कि ठीक है हम ऐसा सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज कर सकते हैं तो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो चेंज करने के यहां पर जो मेथड्स होते हैं कई सारे होते हैं। पहला मेथड ये हो सकता है कि आप बोलें टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए। आप ये भी बोल सकते हैं टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि आपने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अभी सबके बारे में चीजें देखेंगे। यहां पर आपने लाइट एनर्जी यूज कर ली, लाइट एनर्जी आपने अगर यूज कर ली, ऐसा हुआ। ठीक है, तो लाइट एनर्जी आप यूज करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आप यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो, तो इन सबको चेंज करके हम यहां पर बढ़ा सकते हैं इन सबकी वैल्यू। मोबिलिटी हो गया, कंडक्टिव हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, इन सबकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। जैसे बात करें हम आपसे कि चलिए टेम्परेचर की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा
कि मेटल के लिए अगर हम बात करें तो R इज इक्वल टू लिखा जाता है R नॉट और 1 प्लस अल्फा इंटू में T। आपने ये पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से याद भी होगा, हम लोगों ने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। तो मेटल्स के लिए ये होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला। अब आप बताइए कि जो ये मेटल का रेजिस्टेंस होता है ये खुद टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यहां पर अगर जनरल हम मैथ लैंग्वेज में बोलें तो R जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर मेटल के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आपको याद होगा इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज कर जाता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे मेटल्स के अंदर वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे उनका जो भी रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा। रीजन आप जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ में कॉलिजन बढ़ेगा जिससे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़िया, यहां पर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा जो हमारे लिए फायदा है। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो अल्फा होता है, ये अल्फा ये होता है पॉजिटिव। अल्फा का मतलब आप जानते होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस बढ़ता गया। लेकिन यहां का जो अल्फा होता है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, ये सब सेमीकंडक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है ये निगेटिव होता है। ये देखो कितनी अच्छी बात है, अल्फा निगेटिव होगा तो बताओ आप टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू कम हो जाएगी, और आर की वैल्यू अगर कम हो गई तो आप जानते हैं करंट की वैल्यू यहां से हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये अपने हाथ में है, हम ऐसा कर सकते हैं। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं आप। सेमीकंडक्टर मटेरियल लीजिए, उसको एक बैटरी से सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा उसके अंदर कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लाइट एनर्जी गिरा करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो इन सब के इफेक्ट को हम देखेंगे आगे चल करके। ये सब ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। एक और होता है बाय डोपिंग, इसको हम भी बात करने वाले हैं आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। डोपिंग का मतलब होता है बाय adding some impurities in silicon crystal। सिलिकॉन क्रिस्टल हो सकता है या सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के अंदर अगर हम ऐड कर देते हैं कुछ इंप्योरिटीज को तो उस केस में क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो सम इंप्योरिटी अगर ऐड की जाएगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, और रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा करंट की वैल्यू विल इंक्रीज, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। देखो कितना अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये हमारे पास इतने सारे अच्छे प्रोसेस होते हैं जिससे हम करंट की वैल्यू को बहुत अच्छे से कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको एक और तरीका होता है जिसे कर सकते हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए कंक्लूजन जो इसका निकल के आया वो क्या है देखना ध्यान से। सबसे पहले यहां पर देखो, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर आगे डिवाइसेस पढ़ेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक डायोड हो गया, ठीक है। ये डायोड का सिंबल है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक मिनट आ गए। तो यहां पर हम लोगों ने एक डायोड बनाया हुआ है, ये डायोड बना हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने एक रेजिस्टर बनाया है जो कि बेसिकली मेटल्स का बना है, ये मेटल का बना है, और ये डायोड बना है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना है। इन दोनों में खास बात ये होती कि इसमें अगर करंट फ्लो कर रही है, अगर इस वाले में करंट फ्लो कर रही है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रही है आई, इसमें भी करंट फ्लो कर रही है आई, तो इसमें करंट फ्लो करती है तो इसकी करंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इसके अंदर ऐसा होता है, इधर से इधर आती तब तो ये करंट को जाने देता है, मतलब ये ऑन रहता है, एज अ स्विच काम करता है। इधर से इधर करंट आप भेजते हैं तो यहां पर करंट की वैल्यू 0 आती है, आप सप्लाई लगाए रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एज अ स्विच काम कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखो यहां पर एक सिंगल मटेरियल यूज किया, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर हम पढ़ते क्यों है, तो कोई पूछेगा तो आप बताएंगे इसे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज के लिए हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। बेसिकली ये है हमारा डिस्कशन, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मेटल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है अल्फा वो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। और भी मेथड होते हैं जिनसे कि कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो जनरल सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी जो
कंडक्टिविटी होती है उतनी ज्यादा नहीं होती कि वो हमारे लिए अच्छे हों। तो उसमें क्या करते हैं, हम इंप्योरिटीज ऐड करके उनकी कंडक्टिविटी को और बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्ज मिलता है। इसकी वजह होती यही, खास वजह होती है जिसकी वजह से हम सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं। डायोड अगर अब नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बताते हैं, जब जैसे जैसे आगे क्लास चलती रहेंगे उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे धीरे धीरे। अब बात करते हैं कि जो भी ये करंट को कंट्रोल करता है, इन सब का रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वही है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है आखिर, तो आप बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का सीधा मतलब है कि अगर हम बात करें, यहां पर एक सिंपल सा डायग्राम है एक, इसको हम फिल कर देते हैं, इससे फिल कर दिया या इसी से फिल कर दो, ठीक। उसके बाद में हमने यहां पर ये ऐसा फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो यहां पर जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये दिया गया है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को रख लेते हैं, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं, 1 2 ये हो गया, इसमें 1 2 और 3 4 5 और 6 7 और 1 8, इसमें मान लीजिए 1 रख दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक। अब यहां से बात ये करिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन आखिर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, आप इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में जानते होंगे वैलेंस सेल। इस वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। आगे हम लोग अभी बात करेंगे कि ये कैसे होता है। सिर्फ इतना देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से छोड़ करके यहां चला जाए, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ करके या कह सकते हैं ओवरकम करके यहां चला जाता, तो इसी को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो आप बोलेंगे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो हम बोलेंगे फार्मूला होता है करंट का, I इज इक्वल टू में यहां पर Q/T लिखा जाता है कि नहीं, Q की वैल्यू होती है NE/T, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने मटेरियल लिया है, हम यहां पर बात करते हैं, जैसे आपने कोई मटेरियल लिया है, सपोज ये कोई मटेरियल लिया है आपने, ये कोई मटेरियल लिया है, तो आप ध्यान से समझिएगा इन चीजों को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये मटेरियल लिया गया है, इसकी कुछ लेंथ होगी, बोलेंगे हाँ इसकी कुछ लेंथ होगी। आपने क्या किया है, इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रखा है, बोलेंगे हाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया है हमने इसमें, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, अगर आपने V का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी लेंथ अगर L दे रखी है, तो यहां से यहां के चार्ज कैरियर को जाने का जो टाइम होगा वो तो फिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि यहां से अगर हम टाइम की वैल्यू लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू में, तो क्या लिखा जाएगा, तो कहेंगे आप डिस्टेंस हो जाएगी, डिवाइडेड बाय में क्या होगी, स्पीड को लिखा जाएगा VD, और VD तो डिपेंड करता है ना, तो VD डिपेंड करेगा, तो VD की वैल्यू तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। VD कांस्टेंट रहेगा, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हुआ तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है हमारे लिए, ये भी कांस्टेंट, दोनों के दोनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और जैसे ये कांस्टेंट हो गई, तो अब क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज चलेगा तो टाइम तो कांस्टेंट लगेगा, तो ये हो गया कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है ये कांस्टेंट हो गया। और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होती, तो ये भी फिक्स हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गई। बचा कौन रह गया, तो आप बोलेंगे N, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही तो होती है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब डिसाइड करेगी कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो दो तरीके हैं जिनसे हम रिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को। पहला तरीका हमने कहा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है या रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब हम यहां कह रहे हैं कि करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर पर डिपेंड करता है।
इसका मतलब यह है कि आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम कंडक्टिविटी से रिलेट कर ले? तो हाँ है, बस उन्हीं दोनों फार्मूलों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिसाइड करेगी अब करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे किसी कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के अंदर, वैसे वैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझा जा सकता है यहां पर नंबर से, कुछ डाटा दिया गया है उनसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि यहां देखो, यहां पर हमने देखा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने यहां पर देखा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली वो इस रो के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस रो पर डिपेंड करता है, आई रो पर डिपेंड करती है। बेसिकली हम घूम के वहीं आ गए कि रो पर डिपेंड करता है, पर इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, आओ उसको समझते हैं। तो अगर आप इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं property to resist the flow of current। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें यहां पर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो आप बोलेंगे इसका उल्टा, क्योंकि फार्मूला तो आप जानते हैं सिग्मा से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या होती है, ये होती है प्रॉपर्टी टू अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ये फ्लो ऑफ करंट को अलाउ करती है। ठीक है, सारी चीजों को कनेक्ट करते जाना। इन दोनों में रिलेशन भी होता है, आप जानते होंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू लिखा जाता है 1/ρ। ठीक है, ये रिलेशन होता है, ये इसके बारे में बात करनी है हमें। अब ये सिग्मा रो के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर हमने देखा कि जो करंट होती है एन पर डिपेंड करती है, तो क्या कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करती है या नहीं करती है, उससे हम फार्मूला निकालना चाहते हैं। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो फार्मूले के लिए यहां पर वापस आओ, यहां पर इस वाले फार्मूले को सही करते हैं, इस वाले फार्मूले को ही रीअरेंज कर देते हैं। तो इस फार्मूले को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सबसे पहले यहां से देखिए, रो इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, तो रो इज इक्वल टू में लिखा जाएगा यहां से, रो इज इक्वल टू बेसिकली 1/σ होता है। और सिग्मा की वैल्यू हम अब निकालने वाले हैं, हम सिग्मा निकालना चाहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल आए। ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल के आ जाए। तो हम बोलेंगे ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए करंट की वैल्यू क्या होती, तो आप बताएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था NEA और ये VD होता है, VD इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। ठीक है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, हमें चाहिए सिग्मा कंडक्टिविटी, तो हम यहां पर पहले कहेंगे J निकाल लो करंट डेंसिटी, तो कहेंगे आप I/A होता है करंट डेंसिटी, ये हो जाएगी NE इंटू में VD। इसको हम लिख देंगे क्या, J इज इक्वल टू में NE/VD बन जाएगा। और आपने पढ़ा था, हमने बताया था आपको, फील्ड थियरी ऑफ ओम्स लॉ क्या कहता है, फील्ड थियरी ऑफ ओम्स लॉ। यहां पर आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, सारे पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, जिससे इस चैप्टर का आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। फील्ड थियरी ऑफ ओम्स लॉ क्या कहती है, फील्ड थियरी ऑफ ओम्स लॉ कहती है, आपने पढ़ रखा अगर, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई लिखी जाती है। अब J की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे NE/VD है और इसको सिग्मा इंटू ई कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलेंगे सिग्मा इज इक्वल टू आएगा NE/VD डिवाइडेड बाय में ई, तो ई को हम यहां भेज देते हैं। अब बोलेंगे ये तो फार्मूला भी बताया था, यहां पर देखो फार्मूला था मोबिलिटी का VD/E, तो यहां पर हम लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू में NE और इसको हम लिख सकते हैं μE। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इनटू में यहां पर μE हो गया। यहां पर आपको लिखना होगा तो लिख देना सिंस यहां पर μE जो है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी वो VD/E लिखी गई है। तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपने अलग पहले बताया। यहां पर हम लोगों ने करंट की डेंसिटी के, करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जो कि ऊपर डिपेंड करता था, और उन दोनों को रिलेट कर दिया, रिलेट किया तो यहां से निकल के आया सिग्मा इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो अगर आप यहां से बोलना चाहते हैं कि रो की वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे 1/σ होता है, और 1/σ में सिग्मा की वैल्यू निकाली है आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, ये हो गया।
मतलब क्या है कि जो रो डिसाइड होता है वो इस n से डिसाइड होता है, यही बोलना चाहते थे हम। आपको समझ में आ गया होगा कि ये चल क्या रहा है। ये चल ये रहा था कि हमने सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि करंट उससे कैसे बनती है, फिर हमने कहा करंट को इनपुट सप्लाई अगर कांस्टेंट रखी जाए तो करंट का मैग्नीट्यूड अगर बदलना हो तो रो रिस्पॉन्सिबल होता है, और देख लिए अब रो खुद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे रिलेट करता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहां से पता चला कि अगर हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर कम करना है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, जिससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट का मैग्नीट्यूड ऑब्वियस है कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस n की बात करें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उनके नंबर दिए गए हैं। उनका नंबर क्या होता है? तो उनका नंबर ये होता है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली 10 टू द पावर 23 से लगा करके 10 टू द पावर 29 होते हैं। 29 बेसिकली कॉपर की बात करते हैं, ये कॉपर की बात होते हैं, इतने ऑर्डर के इलेक्ट्रॉन कॉपर में पाए जाते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर की बात करें कि सेमीकंडक्टर में भी तो होते होंगे कुछ, तो सेमीकंडक्टर में अगर बात करें तो ये 10 टू द पावर 10 से लगा करके 10 टू द पावर 13 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पाए जाते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 7 पर सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, सबसे पहले करंट को रिलेट किया रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी के साथ, फिर करंट को नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ, उसके बाद फाइनली हम आ गए कि रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ कैसे रिलेट करती है। और यहां से पढ़ लिया कि कंडक्टर में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में इतने होते हैं, इंसुलेटर के अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखो वो कम है, इनको बढ़ाने की हमें जरूरत पड़ेगी, तो बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोसेस यहां पर लिखे हैं, इनमें से कोई भी प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे और इनको बढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमें बढ़ाना नहीं है, हमें सिर्फ इतना समझना था कि दोनों चीजें रिलेट कैसे करती हैं। हमें कुछ और भी पॉइंट्स क्लियर करते हैं चलना है, उसके बाद हम उसके बारे में बात करेंगे। अब हमारा डिस्कशन होगा बोर्ड्स एटॉमिक थियरी। अब बोलेंगे ये तो सेमीकंडक्टर में कहां से आ गई, तो ये बोर्ड्स एटॉमिक थियरी अब डिसाइड करवाएगी कि हम यहां पर चीजों को कैसे डील करने वाले हैं। आपने पहले से पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इन सारी चीजों को, लेकिन फिर भी यहां पर हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। इधर बना लेते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि हमें यहां पर आगे कई सारी चीजों के बारे में बताना है, एनर्जी बैंड्स के बारे में बताना है, तो बोर्ड्स की एटॉमिक थ्योरी तो आएगी। ये यहां पर हो गया। हम यहां पर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इस सेमीकंडक्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो हम यहां पर बात करेंगे सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन के बारे में। तो आप बोलेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है सिंबल Si, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना होता है, तो बोलेंगे आप एटॉमिक नंबर होता है इसका 14। तो चलो 14 अगर इसका एटॉमिक नंबर होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो हम बोलेंगे इनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और उसके बाद में 3p2 आएगा। देखो 6 4 10 हो गए। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भर दो, इनको भर दो। तो पहले में यहां पर हो गए 2, पहले में यहां पर हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर अगले में क्या हो जाएंगे 8, 4 हो गए, 5, 1 मिनट, 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हम, उसके बाद अगर बात करें तो बाकी की ये तो 2 यहां हो गए, 8 वहां हो गए, 10 हो गए, 4 और बनाने, तो 1 यहां बना देते हैं, 2 3 और 1 4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सिलिकॉन का एटम हो गया। अब इस सिलिकॉन के एटम में खास बात क्या है, तो सिलिकॉन के एटम में खास बात यह है, बोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी हम आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब यहां पर हम थोड़ा सहारा लेंगे केमिस्ट्री का भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा, वैसे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमने ही पढ़ाया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर बात करें तो आप बताया था कि जो यहां पर, जैसे मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है और ये n इज इक्वल टू 3 है, ये सेल होते हैं ना। तो अगर हम इनकी बात करें तो यहां n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 होते हैं। तो इसके अंदर जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं किससे,
तो बोलेंगे आप न्यूक्लियस से बाउंड होता है। और अगर बात करें आउटर मोस्ट सेल के, तो आउटर मोस्ट सेल जिसको आप वैलेंस सेल भी बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वीकली बाउंडेड होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं, वीकली बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो देखें कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना है, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा यह भी तो जरूरी है। तो सिंपल सी बात है कि यहां के जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी ज्यादा होगा, और जो बाहर वाले होंगे उन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो बाहर वालों को निकालना आसान है। तो ये आप ऐसे समझिए कि यहां पर ये एल्डर ब्रदर है, एल्डर ब्रदर है, ठीक है, और यहां पर जो है ये यंगर ब्रदर है, यंगर ब्रदर है, ठीक है। यहां पर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, एनालॉजी ले रहे हैं, न्यूक्लियस है जिसको हम बोलेंगे पेरेंट, पेरेंट। और यहां पर जो जेड इफेक्टिव लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसको हम बोलेंगे पेरेंटल फोर्स, पेरेंटल फोर्स। मतलब जैसे हम छोटे होते हैं तो बाहर नहीं जाने दिया जाता है, पर हम बड़े हो जाते हैं तो बाहर जा सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो भी होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है। और यहां पर जो होगा हाई एनर्जी होगी, यहां पर जो होगा उसकी लो एनर्जी होगी। लो एनर्जी का मतलब एफ जो होगा वो काफी ज्यादा होगा यहां का, यहां पर हाई एनर्जी, इसका मतलब यहां का एफ जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है। तो ये आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, जितनी भी एनर्जी होती है आप जानते हैं, अगर सीधे हाइड्रोजन एटम की बात करें तो आपने पढ़ा था -13.6 पहले की होती है, -3.4 होती दूसरे की, तीसरे की होती -1.51, फिर उसके बाद -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है एनर्जी। तो ये एनर्जी जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि वो वैल्यू नॉन नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है पहले, और उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ते हैं वो कम होती है, लेकिन माइनस की वजह से वो बढ़ती जाती है, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर ये सब कुछ हुआ, इनर मोस्ट सेल के जो ऑर्बिट होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, मतलब वो छोटे हैं, अभी बाहर नहीं जा सकते। बाहर वाले जो होंगे वो जा सकते हैं, लेकिन उनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी तब जा सकते हैं, ठीक। अब इनको हमें फ्री करवाना है, ठीक है, इनको फ्री करवाना है, लेकिन ये हमारे पास कैसा है, आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम है। तो एक सिंगल एटम है, मतलब क्या है कि हमने सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन का मतलब वेपर फॉर्म बनाया, बहुत दूर दूर सिलिकॉन है। तो अगर मान लो एक सिलिकॉन लिया जाए तो उसका कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करने वाले हैं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर तो ऐसा है नहीं कि एक ही होगा, बहुत सारे होंगे। तो यहां पर बेसिकली इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो ये वैसे तो डोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका सॉलिड फॉर्म होगा, तो सॉलिड अगर फॉर्म होगा तो उसके अंदर ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसमें क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, शेयरिंग होगी। और 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो निकल के आएगा वो आपको मिलेगा sp3, और sp3 होगा तो ज्योमेट्री निकल के आएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये सारी चीजें निकल के आएंगी। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इसके पास बराबर है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 चाहिए, या तो 4 ये दे दे, तो ऐसा होता नहीं, बराबर बराबर का साझा कर लेता, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा, और sp3 होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेगा तो इसकी सॉलिड की पैकिंग का हमें आइडिया रहेगा, ठीक। केमिस्ट्री की और भी बातें करेंगे, लेकिन कि अभी के लिए इतना जान लीजिए कि जो भी सिलिकॉन होंगे सॉलिड के अंदर, उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। हर एक एंगल के बीच में जो, हर एक बॉन्ड के बीच में बेसिकली जो एंगल होगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट होगा, ठीक। अब हमारा डिस्कशन था बोर एटॉमिक थ्योरी की। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें हटाना है, यहां से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें हटाना है,
इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना है, क्योंकि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जब बनेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़े या फिर मान लो आइसोलेटेड है इसके इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़े, तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ती है। तो एनर्जी कैसे सप्लाई की जाती है, कौन कौन से मेथड होते हैं, उनके बारे में इधर आओ बात करते हैं। यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बैंड डायग्राम। यहां पर ये आइसोलेटेड एटम था तब ऐसा दिख रहा था, ये जब सॉलिड बनाएगा तो इसमें जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी वो कैसी बनेगी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम यहां पर तो बनाएंगे नहीं, हम इसको 2 डायमेंशनल वे में बनाएंगे और इसको समझाते हैं आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स हम देखेंगे सॉलिड के अंदर की कैसे बनते हैं। तो यहां से आपको देखना यह है कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। तो अगर हम बात करें आइसोलेटेड जो अभी बात की, आइसोलेटेड एटम में कौन होगा, सिलिकॉन एटम, ठीक है। और इधर हम बात करेंगे सॉलिड सिलिकॉन, या कह सकते हो सॉलिड सिलिकॉन होगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल। पर हम बोर्ड पर जैसे बनाएंगे उसी तरह से बनाएंगे। हमारा डिस्कशन ये नहीं कि बॉन्ड कैसे बनता है, हमारा डिस्कशन ये है कि यहां पर जो सॉलिड बनता है तो सॉलिड में कैसे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में बात करनी है। तो अगर हम आइसोलेटेड एटम की बात करें तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 और 3p2 ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करें, इनको प्लॉट करें अगर हम, तो प्लॉट करेंगे तो ये कैसे आएंगे वो बात करनी है। तो बोलेंगे प्लॉट करेंगे, या आएंगे कैसे, बिल्कुल ऐसे बना देते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला बन गया, ये पहला बन गया, फिर उसके बाद इसी तरह से दूसरा बन जाएगा, ठीक है, 1s2 2s2, और उसके बाद में 2p6 बन जाएगा, 3s2 बनेगा और 3p2 बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर 3d भी खाली रहेगा तो 3d भी बना रहेगा। उन सब के बारे में हमें बात नहीं करनी, ठीक। अब हम यहां से डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा 1s, ठीक है, यहां पर है 2s और ये 2p, तो हम बोलेंगे फर्स्ट है, ये सेकंड है, और उसके बाद में 3s आएगा, फिर 3p आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया, और साथ में यहां पर 3d भी होगा, ठीक है। तो यहां से यहां की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट सेल हो गया, ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल, ठीक है। अब इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो भी भर दो, बहुत आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर हम पहले की बात करें तो आप बोलेंगे पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो s में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, हम कहेंगे बढ़िया। फिर 2s में क्या है, तो बोलेंगे 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और आगे 2p में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी ठीक है। 3s में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ऊपर वाला पूरी तरह से खाली है। तो ये तो हो गया हमारे पास कि अगर इधर हमने क्या किया, एनर्जी प्लॉट की है, 1 मिनट, यहां पर हमने एनर्जी प्लॉट की है, और एनर्जी किसमें है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। इधर एनर्जी प्लॉट की है हमने, तो अगर इधर एनर्जी है और इधर ये कोई नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग, इस एक्सिस का कोई मीनिंग नहीं सोचो कि इस एक्सिस पर भी कुछ है, तो हमने एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको ऐसे प्लॉट किया, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड एटम में तो इस तरह से प्लेस्ड हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट हम और इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि जो यहां पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसमें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट्स अलग अलग होती हैं। फिर से रिपीट करते हैं, यहां पर देखो 1s है ना, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 एनर्जी स्टेट, यहां पर हम लिख देते हैं। यहां पर वैसे एनर्जी स्टेट तो सिंगल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब 1s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से 2s में मैक्सिमम 2, 2p में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, तो मैक्सिमम रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और 2s में फिर 2, फिर 2p आधा खाली ही रह गया, आधा क्या खाली ही है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर यही बात किया जाए सॉलिड की, तो आप ये सोचो सॉलिड का जब फॉर्मेशन होने लगेगा, तो मान लेते हैं कि सॉलिड है जिसमें सिलिकॉन के एटम जो हैं, सिलिकॉन एटम,
सिलिकॉन एटम, वो कितने हैं, मान लेते हैं n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम है, इसकी हम बात करते हैं। और जब ये फॉर्म होगा तो उसके अंदर इन सभी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सिंपल है, इसको समझ देना तो बहुत सिंपल है। कैसे, ये ऐसे समझिए, ये ऐसा, ठीक है। फिर से हम बात करते हैं वही, इधर हम एनर्जी प्लॉट करने वाले हैं, एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, इधर जो एक्सेस है इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब यहां ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैं इनको बना देता हूं फिर से। बोलेंगे फिर से क्यों, क्या कुछ बदला नहीं? बदलेगा, अभी बदलेगा जब बात करेंगे हम। अभी के लिए देखिए, यहां पर हमने एक प्लॉट कर दिया लाइन, ठीक है, ये हमने एक लाइन प्लॉट कर दिया, ये एक लाइन प्लॉट कर दिया, फिर 2 वालों को प्लॉट कर दिया, पास पास में हो गए, ठीक है। 3 वालों को प्लॉट कर दिया, 3 वालों को प्लॉट कर दिया, और उसके बाद में डी वाला भी है, ठीक है। अभी डी वाले को भी बनाना चाहो तो बना लो, डी वाले को भी खाली बना देते हैं इधर, ठीक। अब सुनना ध्यान से कि यहां पर हमारे पास ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, 3p है, और ये 3d है। आपको ये नहीं कहेगा 3d नहीं होगा, इसके पास होगा। अब इसमें बात करनी है हमें कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे। तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉन तो भरे जाएंगे, सिंपल है, इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे हम, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब भरने लगेंगे इसके अंदर तो अब होंगे कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे इधर से आओ, देखो फर्स्ट 1s, फर्स्ट सेल की बात करें अगर 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपने कितने नंबर ऑफ एटम लिए सॉलिड के अंदर, तो n। तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए पहले में, अब 2n, बिल्कुल सही है। तो इस वाले में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, 2n हो गए इलेक्ट्रॉन। इस वाले में कितने होंगे, तो फिर से इसमें भी 2n हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो n हो गए 2n, इसमें 6n हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें फिर से 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है पहले से 2, तो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके अंदर 6n, यहां पर हम बात करते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बना रहे हैं, इधर लिखेंगे एनर्जी स्टेट्स, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट। तो बोलो पहले में कितनी एनर्जी स्टेट, तो बोलेंगे इसमें 2 एनर्जी स्टेट हैं, तो 2n एनर्जी स्टेट हो गई इसमें, इस वाले में भी 2n एनर्जी स्टेट हो गई, इसमें 6n एनर्जी स्टेट हो गई, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी 2n एनर्जी स्टेट हो गई, ऊपर वाले में 6n एनर्जी स्टेट हो गई, और इस वाले में कितनी होती, 10n होती स्टेट, ठीक। अब एक चीज देखो, यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं जितनी सिंपल वैसी है नहीं, यहां पर एनर्जी स्टेट्स देखो इतने सारे हैं, यहां पर टोटल एनर्जी स्टेट्स कितने, 6 हैं, तो यहां पर 6 टोटल एनर्जी स्टेट में अगर हम देखें तो 2n कैसे हैं, फिल्ड है, और 4n कितने हैं, तो बोलेंगे 4n एम्प्टी है, 4n एम्प्टी है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करें। इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरने लगे तो उस केस में होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरेंगे तो पहले वाले में 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर मान लीजिए ये 1 ग्राम का भी हुआ, तो अगर उसमें आप कह सकते हो 1 मोल भी हुए, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर, वो कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, उतने सारे एटम होंगे 1 मोल में। तो अगर 1 मोल हुआ इस सब्सटेंस के, सिलिकॉन का, सॉलिड का, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे हमें, 2n इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। मतलब अगर हमने 1 ही मोल लिया है तो उसमें अवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे, उतने सारे इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर उतने इसमें, फिर अगले लगातार भरते चले जाएंगे। तो इस वाले में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे, यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे, यहां पर भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन, गिनने मत लगना, यहां पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे, इस वाले में भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इसके अंदर भरना शुरू करेंगे आप, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आप इसे भरना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर है, यहां पर ये क्या था, एनर्जी लेवल था, ये था एनर्जी लेवल,
और एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पर लाइन नहीं कर सकते। जैसे यहां पर आप बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लिख देते हैं हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऐसा नहीं कि इसके बारे में बोलता है, इसके बारे में भी बोलता है। ये कहता है एक स्टेट के ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते, तो क्या करेंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन हम भर नहीं सकते। ऐसा नहीं कि इस तरह से भर देंगे, इधर का ऐसा इधर का ऐसा नहीं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2n इलेक्ट्रॉन है। इस वाले में भी 2n इलेक्ट्रॉन है। और इस वाले में अगर हम बात करें इस वाले में, तो यहां पर 6n इलेक्ट्रॉन है। इसमें इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता सॉलिड के लिए भी कि अगर आपने एक एनर्जी लेवल बना रखा है तो जितने एनर्जी स्टेट्स उसमें हो सकते हैं वही होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। मतलब यही हुआ कि सबसे पहले होता है सेल या फिर कोई से ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, सबसेल होता है। सबसेल के अंदर आप ऑर्बिटल्स देखते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी स्टेट्स होते हैं। फिर से रिपीट करते हैं हम इधर। सबसे पहले इनको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए यहां से। यहां पर हम बात करते हैं यहां पर कि सबसे पहले होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट या फिर इसको आप बोलते हैं सेल, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, सबसेल होता है, सबसेल होता है। सबसेल के बाद क्या होता है, ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी स्टेट्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टेट्स की अगर बात करें आप तो ऑर्बिट में या सेल में सबसेल, सबसेल में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी स्टेट्स होते हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि आओ इधर समझाते हैं, इधर जगह है नहीं, यहीं पर आओ बात करते हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये अगर न्यूक्लियस है तो इसमें हो गया ये पहला 1s, ठीक है। उसके बाद में ये 2s, ये ज्यादा दूर हो गया, इसको यहां बना लेते हैं। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। उसके बाद में क्या होगा 3s 3p, तो यहां 3s हो गया और ये 3p हो गया। तो यहां पर ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। तो ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू में 2 है, n इज इक्वल टू में 3 है। तो अगर आप बात करेंगे तो कहेंगे कि ठीक है चलो ये एटम, एटम के अंदर ये हमारे पास में एनर्जी लेवल्स हो गए। यहां पर जो n होते हैं इनको बोला जाता है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, या फिर इसको आप बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, या फिर आप इनको बोलते हैं सेल्स, कहेंगे ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी सबसेल होता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो सबसेल है, देखो 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है, सबसेल हो गए। तो अगर हम सबसेल की बात करें, सबसेल की बात करें तो आप s p d f की बात करते हैं। इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम 10 और इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये जानते हैं आप। तो सबसेल इस तरह का होता है। इस सबसेल के अंदर भी होते हैं ऑर्बिटल। इसका मतलब अगर ये 1s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल होगा ऐसा, ठीक है। तो 2 एनर्जी स्टेट्स हो गए। अगर इस 2s की बात करें तो इसमें फिर से 2 होंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। इस वाले में बात करें तो इसमें होंगे 3, 1 2 3, ठीक है। 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है 1 मिनट रुको। यहां पर ये ऑर्बिटल हो गया, इसमें एक ऑर्बिटल हो गया, इसमें हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद में इसमें कितने हो जाएंगे, तो इसमें फिर से 1 होगा। और इस वाले में अगर बात करें तो हम 1 2 और उसके बाद में फिर से 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और अगर डी हुआ, जो कि होगा, तो डी होगा तो इसमें कितने होंगे, तो बोलेंगे 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गए, ठीक। अब समझना ध्यान से। अब इनके अंदर भी एनर्जी स्टेट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर 2 एनर्जी स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 एनर्जी स्टेट, इनके अंदर भी देखो कितने सारे एनर्जी स्टेट्स हैं, 6 एनर्जी स्टेट, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 एनर्जी स्टेट 1 2 1 2 1 2, इसके अंदर भी ऐसे एनर्जी स्टेट्स होते हैं। अगर अब इन इलेक्ट्रॉन को इसमें भरें जिससे आप समझ पाए सारी चीजों को, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरें तो आप बताएंगे कि भरो इलेक्ट्रॉन को। जैसे हम यहां पर इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं तो बोलेंगे कि 1s में 2 है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, थोड़ा छोटा कर लो, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। ये भी पूरा भरा है, यहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए 2s,
2s 2p6 है ना, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होंगे 2p2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी सारी खाली जगह है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा दिखता है वो यहां से लिखने से उतना अच्छा, उससे कहीं ज्यादा अच्छे से इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखो, सबसे पहले यहां एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल के अंदर सबसेल हैं, सबसेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी स्टेट्स हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो हमने ये बनाया व्हाइट कलर से, सॉरी ये जो व्हाइट कलर से बनाया है, ये जो व्हाइट कलर से बनाया है हमने, ये क्या हो रहा है, ये जो व्हाइट कलर से बनाया, ये व्हाइट कलर से हमने बनाया है एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स। और अगर ये एनर्जी स्टेट्स हैं तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है एक एनर्जी स्टेट के ऊपर, या कह सकते हो एक एनर्जी स्टेट में केवल एक इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। एनर्जी स्टेट की बात कर रहे हैं हम, ऑर्बिटल के अंदर एनर्जी स्टेट होते हैं, इधर देख लो अभी यहां पर। तो एक एनर्जी स्टेट के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है, चाहे वो आइसोलेटेड एटम हो या फिर कोई सॉलिड हो। इसका मतलब जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन भरे गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है। तो कैसे भरे जाएंगे, तो होगा क्या, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट अलग अलग है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्टेट अलग अलग होगा। तो उस केस में होगा ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पर ना भरे जाकर के एनर्जी के गैप में भरे जाएंगे। फिर से रिपीट करते हैं, अगर हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अलग एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करने लगेगा तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, सीधी लाइन जिसकी एनर्जी फिक्स है, उसकी एनर्जी अब फिक्स नहीं रहेगी। एक मैक्सिमम एनर्जी होगी, एक लोअर एनर्जी होगी, उसके अंदर उसके नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट ऑर्डर में फैले हुए होंगे। और जब ये डिस्क्रीट ऑर्डर में फैले होंगे दो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी के बीच में, इसी को बोला जाता है एनर्जी बैंड्स। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। तो अब एनर्जी बैंड्स बनते कैसे हैं, आओ इधर बात करते हैं। तो मैं यहां पर जो डायग्राम बनाने वाला हूं, इस डायग्राम को ओरिजिनली यहां पर लेकर के आता हूं। देखो अब यहां पर हमारे पास दो एक्सिस होंगे और दोनों एक्सिस का मीनिंग होगा, एक ऐसा नहीं होगा कि एक नो मीनिंग लिख दें, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला, ये है ऐसा, ठीक। ये यहां पर हो गया, यहां पर हम इस वाले पर तो वही एनर्जी प्लॉट करेंगे, एनर्जी प्लॉट करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। इधर हम प्लॉट करेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर ये दो पास पास आएंगे तो क्या होगा, दो का मतलब यहां कई सारे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मतलब ये है बहुत सारे सॉलिड पास आ रहे हैं। तो यहां पर हम अब सब कुछ नहीं बनाने वाले, हम कुछ चीजें बनाएंगे और यहां पर हमें डेफिनेशंस लिखनी है, उनके बारे में बात करेंगे। हम अब की बार में क्या करेंगे, वैलेंस सेल को बनाएंगे। वैलेंस सेल मतलब ये वाला सेल, ये सेल क्या है, वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल की बात करेंगे जिसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है। अभी ये वैलेंस बैंड में बदल जाएगा, कैसे बदलता है वो देखेंगे। हम इसको केवल इतना बनाने वाले हैं, बाकी के जो अंदर के होंगे वो सब भरे हैं, ठीक। तो हम लास्ट के बनाएंगे। तो यहां पर ऐसा होगा, ये दूर है मान लेते हैं ऐसा, 1s हो गया, 2s हो गया, एक मिनट, 2p हो गया और 3s हो गया और यहां पर 3p हो गया, ठीक है। और यहां पर आगे की खाली हो गए, जो बाकी के बचे रह गए, तो हम यहां पर भर देते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, यहां पर सारी चीजों को थोड़ा छोटा करना चाहिए हमें, इसे इधर बढ़ा देते हैं इस साइड, ठीक। सुनो अब यहां पर हम लिखने वाले हैं कुछ चीजों को, तो लिखेंगे यहां पर ये 1s हो गया हमारे पास, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये 3s है और ये 3p है, ठीक है। तो अब इनको हम हटा देते हैं, ये 3s हो गया यहां पर और ये 3p हो गया। तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है यहां पर। तो आप बताएंगे कि वैलेंस सेल 3s में तो दो थे, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलेंगे। तो यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन होंगे कि अगर n नंबर ऑफ हमने एटम लिए हैं। तो इस वाले की बात करें तो 1 और 2 होंगे, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें भी आप बोलेंगे 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि 6n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि 6 हो सकते हैं p में ना, तो ठीक है ऐसा है। तो इसमें खूब सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे। अब क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि ये पास आना शुरू करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो सॉलिड फॉर्म होगा। तो सॉलिड अगर फॉर्म होगा तो एक डिस्टेंस होती है जिस पर ऐसा होता है। तो हम इस वाले को थोड़ा इधर ले लेते हैं, इस साइड, ये ऐसा है,
इस वाले को हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो जब ये पास आना शुरू करते हैं तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लगभग में यहां कहीं पर मान लेते हैं वो वैल्यू है, और ये वैल्यू होती है लगभग में 5 to 7 एंगस्ट्रॉम, 5 to 7 एंगस्ट्रॉम। इतने पर अगर आ जाते हैं, पूरा लिख लो, 5 एंगस्ट्रॉम टू 7 एंगस्ट्रॉम, इतने करीब जब ये आ जाते हैं तो क्या होता है, इनके ऑर्बिटल्स के बीच या कह सकते हो इनके एनर्जी लेवल्स के बीच में ओवरलैपिंग शुरू हो जाती है। और जब ओवरलैपिंग शुरू होती है तो ये रीजन क्या होंगे, अब जानते हैं, एक में केवल एक ही एनर्जी स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो ये क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखो। सबसे पहले स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ये इधर जाता है, ठीक है, और ये वाला जो होता है इसका दूसरा वाला वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है ना, ऐसा समझिए। ये खाली था ना, तो खाली था तो इस वाले में कुछ इस तरह से ये जाएगा, ये इस तरह से जाता है, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, और उसके बाद में ये वाला भी कुछ इस तरह से यहां से चलता है, कुछ ऐसे चलता है, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर सीधे चलेगा तो ऊपर ये इधर चला गया, एस और पी, ठीक है। तो एस और पी के, तो पी की बात की हम लोगों ने, हाँ, तो पी का ऊपर गया है, एक मिनट, पी का ऊपर गया है और पी का नीचे भी गया है, तो इसको हम ऐसे समझते हैं, यहां पर पी का ये ऊपर भी चला गया इधर साइड, ठीक है, और ये इधर नीचे भी गया है, उसके बाद में इसका ये इधर ऊपर भी गया है और इसका ये नीचे भी गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनना, यहां पर ये क्या है कि इसके बीच में कोई एनर्जी स्टेट नहीं था, तो यहां पर भी नो एनर्जी स्टेट, नो एनर्जी स्टेट, यहां पर कोई एनर्जी स्टेट नहीं है, लेकिन बाकी एनर्जी स्टेट्स बनेंगे, तो यहां पर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स बनेंगे, यहां पर बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स बनेंगे। तो यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो यहां पर ये जो बैंड बनता है इसको बोला जाता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें ये, तो ये होता है वैलेंस बैंड, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। तो अब कोई पूछेगा कि वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड कैसे बनते, तो आप ऐसे बताएंगे कि सेपरेशन अगर 5 या 7 एंगस्ट्रॉम हुआ तो उस केस में क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी लेवल्स बनते हैं। अब बात आती है कि एनर्जी बैंड्स होते क्या हैं, तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, यहां पर आओ बात करते हैं। इधर बहुत अच्छे से लिखा है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ये 1s है और ये मतलब 3s है और ये 3p है। तो यहां पर ये क्या है, वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, सब दोनों वैलेंस सेल है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों मिला के वैलेंस सेल है, ठीक। अब ये टूटे तो कुछ इस तरह से हुआ, जब इतनी डिस्टेंस आई, लगभग में कितना होता है 5 एंगस्ट्रॉम, तो अगर लगभग इतने करीब ये आए तो यहां पर क्या हुए, ये हमारे पास एनर्जी स्टेट्स बने, यहां पर एनर्जी स्टेट्स बने, जितने चाहिए वो सारे के सारे एनर्जी स्टेट्स बने। लेकिन एक देखने वाली बात है, इस बीच में कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस बीच में कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है तो इस वाले को बढ़ा लिया गया इधर साइड में, एक लाइन इधर खींच लिया, एक इधर खींच लिया, एक इधर खींच लिया, इधर, यहां पर ये वैलेंस बैंड है, मतलब यहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है किसके, तो यहां पर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अगर ये सिलिकॉन फॉर्म होता है, यहीं पर आओ बात करते हैं थोड़ी और डिटेल में, चीजें अच्छी लगेंगी आप लोगों को भी। यहां पर अगर हम बात करें कि जो सिलिकॉन का सॉलिड बनेगा, उसमें ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है। वैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो यहां पर पूरे सॉलिड की तो नहीं बनाई जा सकती, फिर भी हम यहां पर 2 डायमेंशनल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन है ये, यहां पर सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है, ठीक। अब इस सिलिकॉन की खास बात क्या है, इनके सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, दे दो, एक, ये 4-4 इलेक्ट्रॉन है। अभी देखा था अगर 4-4 के साथ साझा करेंगे तो एक एक का साझा कर लेंगे, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा। आपको सब कुछ दिखने लगेगा अभी कि बैंड के अंदर कैसे हैं और बॉन्ड के अंदर कैसे हैं। ये अगर ऐसा नहीं दिखता मतलब चीजें कुछ छूटी पड़ी हैं। अब अगर हम बात करें यहां से कि
इनमें जो बैंड में है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पहले दिखा दो। ये सही नहीं है, कोई और कलर चाहिए, ये कलर ले लेते हैं। तो ये बैंड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के, सॉरी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जो इलेप्टिकल सर्किल दिख रहे हैं ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहां पर भी बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है, यहां पर भी बॉन्ड है। पूरा 3D बनेगा ना पूरा, तो उसमें सब जगह पर बॉन्ड होंगे। अब यहीं पर टर्मिनेट नहीं हो जाएगा जैसे हम लोग टर्मिनेट करवा रहे हैं, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये मान के चलिए काफ़ी दूर तक बना हुआ है। ये सब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये ऐसा। तो कौन कहाँ पर होगा, इन सब के बारे में हमें बात करनी है कि वैलेंस बैंड क्यों होता है, कंडक्शन बैंड क्यों होता है, सबके बारे में। यहां पर भी ये बैंड बन गया, ठीक है, बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड है, यहां पर ये बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको अब दिखने लगी होगी। अब इसमें हमें यह समझना है, यही सारी चीजें, कि ये कब होती हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि वैलेंस सेल के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, या कह सकते हैं वैलेंस बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्शन बैंड के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो इसने 4-4 का साझा किया है, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है, सही है, साझा किया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसने 4-4 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हर एक नेबर के पास में एक इलेक्ट्रॉन का साझा है। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इनको बोला जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन resides in वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है, resides in वैलेंस बैंड। जो ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यहां पर है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस बैंड में रिसाइड करते हैं। लेकिन अगर इसी हम क्रिस्टल की बात करें कि 300 केल्विन पर, एट 300 केल्विन पर अगर हम बात करते हैं, तो 300 केल्विन पर कुछ टेम्परेचर मिलेगा। वो टेम्परेचर अगर इतना है कि मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हुई, इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी हुई कि ये खाली जगह में चला गया, ठीक है। तो अगर ये खाली जगह में जाएगा तो आप खुद सोचो, यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां खत्म होगा तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अभी वैकेंसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन ये किस में रहता है, तो ये रहता है कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड में रहता है, कंडक्शन बैंड में रहता है। तो जो ये आपके सामने बना है, इसको बोला जाता है बॉन्ड डायग्राम, बॉन्ड डायग्राम। और जो इससे पहले आपने ये देखा है, यहां पर जो आपने देखा है, ये होता है बैंड डायग्राम। तो बैंड डायग्राम और बॉन्ड डायग्राम में अगर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको दिखने लगी, यहां पर बताएंगे कि आप एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस बीच के गैप में है, तो इस गैप को भी जानते होंगे, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा होगा। ये है इंटरस्टीशियल स्पेस है। इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है तो इसका मतलब वो फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर वो बॉन्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड में रहेगा। तो यहां पर वही है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे सबके सब क्या होंगे, अगर बात करें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, यहीं पर आओ बात करते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहां पर 2n इलेक्ट्रॉन है, वो 2n इलेक्ट्रॉन में 2n एनर्जी स्टेट्स यहां पर बनेंगे और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अगर वैलेंस बैंड को हम इधर अलग से बनाएं तो बोल सकते हैं कि अगर ये वैलेंस बैंड है हमारे पास, तो इसमें क्या होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे, एक ऐसा फिर ऐसा, ये ऐसे एनर्जी लेवल्स होंगे, खूब सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, ये एनर्जी लेवल्स होंगे। तो अगर एनर्जी लेवल्स होंगे तो उनमें सब में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब तो इन सब में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर हम इसे वैलेंस बैंड बोल देते हैं, वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे वो यहां पर भर दिए जाएंगे, ठीक। लेकिन कंडक्शन बैंड के अंदर अगर हम एट रूम टेम्परेचर की बात करें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना है, एनर्जी चाहिए, किसी ने एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर जो होता है वो एक इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है,
इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। इसी वजह से कि 0 केल्विन की अगर बात करें, ओके नहीं, वो 0 केल्विन है। 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो कोई कहेगा एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, तो कहोगे स्पेस्ड, या कह सकते हो, यहां पर हम यहां देखो लिखा भी है, डायरेक्ट लिखना, बैंड जो होते हैं आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिटल्स या क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। अब अगर कोई पूछेगा कि बैंड्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आर एनर्जी बैंड्स। ठीक है। बैलेंस बैंड फिर क्या होंगे? बैलेंस बैंड वो होता है जिसमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिसाइड करते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की अगर खास बात देखें तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो अगर हम लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चल सकता है, पर ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन नहीं चल सकता। ठीक है। आपने देखा कि यहां से लगा करके, इस जगह से लगा करके इस जगह के बीच में कोई भी एनर्जी स्पेस अवेलेबल नहीं है, या एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये ऐसा जोन है, या कह सकते हो ऐसी जगह है जहां पर नो एनर्जी स्टेट, नो एनर्जी स्टेट। अगर कोई एनर्जी स्टेट नहीं होगी तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं ये है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप है। लेकिन है तो एक एनर्जी गैप, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी तो है इन दोनों के बीच में, तो एक एनर्जी गैप है जिसमें जिसकी नो एनर्जी स्टेट, कोई एनर्जी स्टेट अवेलेबल नहीं है। इसी को बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला जाता है। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप हर एक सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। अगर हम बात करें कि ये जो एनर्जी गैप होता है इसको हम लिखते कैसे हैं, तो इस वाले को लिखा जाता है Eg से। ठीक है। और जो ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड, ये बात रखना, वैलेंस बैंड जो होता है 0 केल्विन के ऊपर फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। ध्यान रखना, कंप्लीटली फिल्ड हमने कहा है 0 केल्विन के ऊपर, और यहां पर ये होता है एम्प्टी, एम्प्टी होता है शुरुआत के अंदर। यहां से इलेक्ट्रॉन जब वहां जाएंगे तो वो बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं। ये एनर्जी गैप हो गया। और अगर हम कुछ सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो सिलिकॉन की अगर बात करते हैं तो एनर्जी गैप जो ये होता है वो जनरली होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 300 केल्विन के ऊपर। ऐसा नहीं कि आप नंबर बता रहे हैं कितने टेम्परेचर पर नहीं बता रहे हैं, तो नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए जर्मेनियम की बात करते हैं तो ये Eg जो होता है वो 0.732 होता है, या 0.72 आप जनरली लिख के चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी किस पर होता है? 300 केल्विन के ऊपर होता है। अगर 0 केल्विन की बात करें तो ये एनर्जी गैप जो होता है वो लगभग में, ये वाला जो एनर्जी गैप होता है लगभग में सिलिकॉन के लिए होता है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 0 केल्विन पर, लेकिन ये कम हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल ये देखो आप कि पहले यहां पर एनर्जी गैप यहां इतना है, कुछ जगह पर एनर्जी गैप देखो ये कम है ना, तो जहां एनर्जी गैप कम है या जहां एनर्जी गैप ज्यादा है, ये डिसाइड कौन करता है? बिल्कुल सही है, टेम्परेचर डिसाइड करेगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? एनर्जी गैप कम होगा। टेम्परेचर कम है तो वही एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो एनर्जी गैप होगा, विड्थ ऑफ एनर्जी गैप, विड्थ जो होगी एनर्जी गैप की, वो डिसाइड करेगा कौन? टेम्परेचर, टेम्परेचर डिसाइड करेगा, और दोनों में इनवर्स रिलेशन होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये गैप कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो ये गैप बढ़ जाएगा। इससे ये पता लगता है। इतने अच्छे से सारी चीजों को विजुअलाइज करना कि वैलेंस बैंड के अंदर, मतलब एनर्जी वाइज अगर हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की लोकेशन इन दो जगह हो सकती है, लेकिन अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो इनिशियली ये पूरा का पूरा बैंड फिल्ड होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो आप बोलेंगे एस में थे 2n इलेक्ट्रॉन। फिर से रिपीट कर देते हैं, 2n इलेक्ट्रॉन थे, और यहां पर कितने थे? यहां 6n हो सकते थे, लेकिन इसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इस वाले में अब की बार में क्या होंगे? 4n इलेक्ट्रॉन होंगे, सारे के सारे यहीं होंगे। लेकिन आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास। तो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आपने समझा होगा, और यहां पर बैंड और बॉन्ड डायग्राम के बारे में आपने बहुत अच्छे से चीजें सीखी होंगी। यहां पर बैंड डायग्राम को हम लोगों ने बनाया, यहां पर बॉन्ड डायग्राम है। अगर कोई कहता है कि बताओ बॉन्ड डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन कहां है, तो बताओगे कि अगर वो बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड है तो वो होगा कैसा इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन। अगर वो इंटरस्टिशियल साइट में है, मतलब इंटर एटॉमिक स्पेस के अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल साइट, या फिर इसको बोल सकते हो इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस में चला गया अगर, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहता है और यहां पर इंटर एटॉमिक स्पेस में पाया जाएगा। और यहां पर बात करें अगर कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉन्ड के अंदर है, तो बॉन्ड के अंदर अगर होगा तो वो वैलेंस बैंड में पाया जाएगा। इस वाले डायग्राम में इस तरह से हम समझ सकते हैं। यहां पर जो चीजें लिखी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को ध्यान से देखना। जैसे देखो, अगर इसको हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह का दिखेगा। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इसमें आपको दिखाई देंगे, जिनके बीच में 10⁻⁻22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। एक वैलेंस बैंड में भी ठीक ऐसे होता है, वैलेंस बैंड सब भरा होता है पूरा का पूरा, कंडक्शन बैंड पूरा का पूरा खाली होता है। यहां पर एक टर्म और है जिनके बारे में हम बार बार बात करेंगे। वैलेंस बैंड देखो यहां से शुरू हुआ ना, बोलेंगे हाँ, वैलेंस बैंड यहां से शुरू हुआ और यहां तक जा रहा है। वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट एनर्जी लेवल को हम ईवी लिखते हैं, और कंडक्शन बैंड के लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल को हम क्या लिखते हैं, ईसी लिखते हैं। और जो ईजी होता है, ये ईजी जो होता है एनर्जी गैप, ये किसके बराबर होगा, तो कहोगे ज्यादा में से कम को माइनस कर लो, तो ईसी माइनस ईवी लिखा जाता है। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ईजी जो होता है ईसी माइनस ईवी लिखा जाता है, ये होता है ईजी। ईजी क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का गैप। बैंड क्या होते हैं, तो आप बताएंगे बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ कंप्लीटली स्पेस्ड, या फिर कह सकते हो क्लोजली स्पेस्ड डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनको हम बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लाई करते हैं, या कह सकते हैं आप बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, साथ में कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी होता है। एट 0 केल्विन की अगर बात करें तो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। अगर वो फ्री होंगे कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां पहुंचेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलो, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स का आइडिया हो गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम यहां पर कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर ये बैंड डायग्राम कैसे बदलते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉन्ड बनता है, बैंड डायग्राम बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है। अगर हम यहां सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए, या फिर आप इनको बोलते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के लिए या मेटल्स के लिए ये बिल्कुल अजीब रहता है। इसको ऐसे समझिए, हम ऐसे समझाते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये जो जिस हाथ में कड़ा है, इस हाथ को मान लीजिए कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ठीक, ऐसे समझिए। जो मेटल्स होती है इनके अंदर होता क्या है, कंडक्शन तब होता है जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन हो। तो एट रूम टेम्परेचर तो नहीं होता सिलिकॉन का कोई इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर, लेकिन फिर भी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रूम टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, जिससे कंडक्शन होता है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर इस तरह के हैं ये, तो मेटल्स के अंदर ये जो दोनों बैंड होते हैं, ऊपर वाला बैंड कंडक्शन है, नीचे वाला बैंड वैलेंस बैंड है, ये दोनों के दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। अब देखो, नीचे वाला आधा हाथ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर वाले हाथ में छिप गया। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो आप खुद सोचो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कितने जल्दी पहुंचेंगे। और जब ओवरलैप हो गया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं, अगर आपने पोटेंशियल लगाया वो सबके सब चलने लगेंगे। सिंपल है ना। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें या मेटल्स की बात करें, तो वैलेंस बैंड का कुछ ऐसा होता है। ये आपका अगर कंडक्शन बैंड है, इसको हम फिल कर देते हैं ताकि दिखे, इस कलर से नहीं, इस कलर से फिल कर देते हैं। ठीक है, और ठीक 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 है, ये क्या है, ठीक है, ये ऐसा है। और अगर हम बात करते हैं दूसरा बैंड है जो हमारे पास, वो कुछ ऐसा बैंड है, वैलेंस बैंड है। तो वैलेंस बैंड इसी के ऊपर रहता है, हम थोड़ा सा इस तरह का बना देते हैं, इसके ठीक ऊपर रहता है, ये ऐसा रहता है। ये वैलेंस बैंड हो गया। और इस वैलेंस बैंड को अगर हम ठीक से देखें तो कुछ इस तरह का होता है, ये है वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड है। तो अगर ये कोई कहेगा आपसे कि यहां से यहां तक क्या है, तो आप बताएंगे वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। और अगर यहां से यहां तक आपसे कोई पूछता तो ये आप बताएंगे कंडक्शन बैंड है।
बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, पर चीजों को समझते चलेंगे, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब आपसे बात करें कोई कि बताओ ये ओवरलैप वाला रीजन है ना, इस वाले रीजन को अगर हम बोले तो ये ओवरलैप करता हुआ रीजन है एक, इस वाले रीजन की बात करते हैं, ये रीजन जो है ओवरलैप करता हुआ रीजन है, ये ओवरलैप करता हुआ रीजन है। तो कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करता है। तो इन मेटल्स या फिर अगर कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, तो ओवरलैप कर जाएंगे। मतलब यह है कि जो भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे कंडक्शन बैंड में है। इसका यह मतलब है कि बहुत अच्छा कंडक्शन यहां होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं इंसुलेटर्स के लिए, तो इंसुलेटर में बिल्कुल अपोजिट होता है। यहां पर हमारे पास वैलेंस बैंड हो गया, यहां पर हमारे पास कंडक्शन बैंड हो गया, जैसा, ठीक, ये ऐसा हो गया। तो वहां वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड है, ठीक। तो वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है और इनके बीच का जो गैप होता है हम जानते हैं क्या होता है, यही होता है ईजी, जिसको आपने बोला एनर्जी गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये होता है, ज्यादा होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है तो आप ये सोचिए रूम टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी लेकर के यहां का कोई इलेक्ट्रॉन क्या इजीली वहां तक पहुंच सकता है? यहां का इलेक्ट्रॉन क्या इजीली यहां पर पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। और अगर ये गैप इतना ज्यादा है तो कोई इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेगा। तो कंडक्शन बैंड में नो इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होने की वजह से इंसुलेटर्स के अंदर कंडक्शन नहीं होता, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस है वो है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बैंड, एनर्जी बैंड देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा कुछ। इस वाले को आप ऐसे देखिए, इस वाले को आप ऐसे देखिए, ये एनर्जी गैप कम होता है। ये एनर्जी गैप जो होता है, ये एनर्जी गैप जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर यहां से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो यहां पर पहुंच जाए। और इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर पहुंचेगा तो नंबर ऑफ n, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, विल इंक्रीज। और ये भी बात सही है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू में लिखते हैं ना 3/2 kT होती है, तो यहां पर जो एनर्जी सप्लाई करते हैं kT के फॉर्म में, ये kT के फॉर्म में जो एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, ये एनर्जी के आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोल सकते हैं। बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, वैल्यू जानते होंगे आप, और ये टेम्परेचर है। तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा दें, तो टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दी जा रही है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जा रही E और E की वैल्यू Eg से ज्यादा है या Eg के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और हम लोगों ने देखा सिग्मा इज इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, यानी कि वैल्यू कंडक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो यहां से इसका कंडक्शन काफी हद तक बढ़ा सकता है। तो एनर्जी बैंड के बेसिस पर जो ये डायग्राम होता है कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि एनर्जी बैंड का अब कोई ऐसा नहीं होगा लॉजिक जो आप नहीं समझ सकते, हर एक चीज को बता सकते हैं कि बैंड डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रिसाइड करते हैं, बॉन्ड डायग्राम के अंदर कैसे रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहां होती है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां होगा तो उसको किस बैंड में हम नाम देते हैं, सारी चीजें। तो ये हो गया हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये बोल सकते हैं किस बेसिस पर हुआ, तो आप बोलेंगे ये एनर्जी बैंड के बेसिस पर हुआ है। बाकी क्लासिफिकेशन और होता है कंडक्टिविटी के बेसिस पर, तो आप वो बहुत सिंपल है, सिर्फ डाटा है, वो आप पढ़ सकते खुद से बुक से, ठीक है। अब हमारा डिस्कशन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर,
कि सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में जनरली हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। एक तो होते हैं इंट्रिंसिक जो प्योर होते हैं, दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक जिनमें हम बाहर से कुछ इंप्योरिटी मिला करके बनाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में, तो पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सिंपली ये बोला जा सकता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पहले हम बनाएंगे, पहले बनाते हैं। तो यहां पर ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, ये सिलिकॉन हो गया, और इसको हम बैंड डायग्राम में देख रहे हैं, बॉन्ड में देखेंगे और फिर बैंड में भी देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को भर दो, एक यहां यहां पर चार चार इलेक्ट्रॉन है, किसी को कम मत देना, सबके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। चलो ठीक है, बॉन्ड बना दो, तो बॉन्ड बना देंगे, बोलेंगे क्या बॉन्ड बनाने में क्या है, बना दो फटाफट। ये देखो बॉन्ड बन गया, यहां पर देखो बॉन्ड बन गया, यहां पर बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड बन गए। फिर बॉन्ड बनाते हैं फटाफट। चीजों को जितना डिटेल में आप समझेंगे उतनी अच्छे से चीजें आपको दिखने लगेंगी। बस सिर्फ इतना हमारा मोटिव है कि सारी चीजें आपको दिखने लगे और आप जितने भी लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं आप उनका आंसर कर पाएं। कोई अगर बता रहा हो तो सारी चीजों को आप विधिवत देख के बताएं। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया था, भर दिया, सब जगह पर यहां पर बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक, और कहां रह गया, यहां इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लाओ, फिर बॉन्ड बनाओ इसका, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं ना ये सबके साथ। यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन लाओ, यहां पर बॉन्ड बना दिया। ठीक है, बाकियों के बॉन्ड बना के छोड़ दो यहीं, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। समझने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो फटाफट हम बना लेंगे। ठीक, क्योंकि अभी इसको कई बार बनाना पड़ेगा। भी ऐसा चीजों को समझने के लिए बनाना तो पड़ता है। ये हो गए बॉन्ड डायग्राम। ठीक है, अब समझना ये प्योर सिलिकॉन किस तरह से कंडक्टिविटी करता है। ठीक है, हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको आप बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं आप, प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, तो आप इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जितने ये इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब सब के सब वैलेंस बैंड में हैं। हम क्या करना चाहते हैं, कंडक्शन करवाना चाहते हैं, तो कंडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर की बात करते हैं 300 केल्विन के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर अगर हम बात करें टेम्परेचर पर, तो उस केस में क्या होगा, कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। कुछ बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब ये है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो यहां से निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इस जगह पर चला गया, अभी इसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। तो ये इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास जिसको नाम दिया जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि इंटर एटॉमिक स्पेस में है, इंटर एटॉमिक स्पेस में लाई करता है, इसलिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पर होता है, एनर्जी बैंड में, बिल्कुल सही, कंडक्शन बैंड में लाई करता है, कंडक्शन बैंड में लाई करता है। मतलब अगर इस पर फील्ड लगाया जाएगा तो ये मूव करेगा, ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से पहुंच के वहां जाएगा तो इस जगह पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, बोलेंगे हाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ये एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई वो क्या कहलाती, तो इस वैकेंसी को कहा जाता है होल। फिर से रिपीट करते हैं, इस वैकेंसी को बोला जाता है होल्स। तो ये हो गया हमारे पास होल।
अब कहेंगे ये होल क्या होते हैं, तो होल कुछ अलग नहीं होता है। जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह को छोड़ के चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जहां पहले रहता था वो जगह होल हो गई। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। इस बॉन्डेड, यहां पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ के चला गया क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर जाएगा तो इसकी जगह पर एक एनर्जी स्टेट जो होगा वो वैकेंट रह जाएगा। एक एनर्जी स्टेट वैकेंट रह जाता है, उसी को बोला जाता है होल। तो इसको बोलेंगे वैकेंट एनर्जी स्टेट। वैकेंट एनर्जी स्टेट जो होता है होल होता है। होल के ऊपर चार्ज कैसा होगा आप बोलेंगे, तो होल के ऊपर चार्ज कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, यहां से चला गया तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो प्लस ई के बराबर होगा। चार्ज जो होता है वो प्लस ई के बराबर होता है। और अगर हम बात करें मोबिलिटी म्यू जो होल्स की होती है वो कम होती है रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से। ऐसे समझिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है, यह भी बात समझ लेना ध्यान से, ठीक है। तो अब कोई कहेगा होल कहां से बने, तो होल कहीं से नहीं, सीधा सीधा था, किसी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वो इंटरएटॉमिक स्पेस में चला गया जो कंडक्शन बैंड में लाई करता है, और वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। मतलब ऐसा था, यहां पर कंडक्शन बैंड था, यहां पर वैलेंस बैंड था, यहां पर कई सारे एनर्जी स्टेट्स थे, खूब सारे एनर्जी स्टेट्स थे जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे थे। यहां पर खाली एनर्जी स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन थे पहले, सब जगह पर एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन थे यहां पर। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को आपने मान लिया एनर्जी दे दी, वो एनर्जी लेकर के यहां से यहां पर पहुंच गया, यहां कहीं पर। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ऊपर पहुंच रहा है, यहां कहीं पर पहुंच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर अगर पहुंचेगा तो आप ये बताओ, ये जो जगह होगी यहां पर ये जो जगह होगी, इसको दोबारा बना देते हैं, इसको दोबारा बनाएंगे आप तो इस तरह का बनेगा। क्या बन रहा है, यहां पर अगर आप बनाएंगे इसे, तो यहां पर जो खाली जगह थी या फिर ये जो जगह थी, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इस जगह पर अब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहां पर एक वैकेंसी। तो यहां कंडक्शन बैंड में तो फ्री इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये क्या है, वैलेंस बैंड है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी इसी को होल्स बोला जाता है, या कह सकते हो आप होल बोलते हो, सिंपल लैंग्वेज में होल बोला जाता है। मतलब वो जगह जहां पहले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वो वैलेंस बैंड में रहता था, उस जगह को हम होल बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर कुछ इस तरह से। तो अब ये प्रोसेस कितना होता है, तो ये मान के चलिए आप 10⁸ सिलिकॉन एटम में यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। देखो कितना कम अमाउंट है, मतलब कि अगर मान लीजिए 10⁸ सिलिकॉन के एटम हैं जिनसे ये सिलिकॉन का पूरा लैटिस बना हुआ है, तो ये मान के चलिए आप कि इस पूरे में से केवल एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा और दोनों बराबर बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो इलेक्ट्रॉन जितनी जगह खाली करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी जगह खाली होंगी, नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, तो इतने में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। तो आप कहेंगे कि मान लीजिए कि हमने कंडक्शन करवाना है, हमें इसका कंडक्शन करवाना है, तो आपने इधर और इधर पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। मान लीजिए इधर आपने प्लस का पोटेंशियल लगाया है, ठीक है, तो प्लस का पोटेंशियल ना लगा करके हम इधर माइनस का पोटेंशियल लगाते, इधर माइनस का पोटेंशियल लगाया है आपने और इधर प्लस का पोटेंशियल लगाया है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर जो हैं उनके ऊपर तो इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि फील्ड जो लगाया है आपने वो इस डायरेक्शन में है, ये फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड जो आपने लगाया बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलना शुरू कर देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन होल खुद चल नहीं सकता, वैकेंसी है, वैकेंसी कैसे चल सकती है, तो क्या होता है, कुछ अगल बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन का काम ये होता है, देखो कोई खाली जगह हो तो उनको ऑक्यूपाई कर लो। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा तो सब वाइब्रेट करते रहेंगे, तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पर आ गया, तो कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर कूद के आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर उधर ही फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये कूद करके यहां आएगा, तो क्या करेगा, ये इसकी जगह को भर देगा, इस वाली की जगह को भर देगा। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन जो पहले चला गया था यहां से वो भर जाएगा, और जैसे वो भरेगा दिक्कत ये आ गई कि इस जगह पर अब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब होल पहले यहां था, होल यहां आ गया। फिर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पर वाइब्रेट कर रहा था, एनर्जी इतनी मिली कि यहां से उछल करके ये इस जगह पर आया और इसने इस होल को भर दिया। जैसे इसने होल को भरा, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, अब होल यहां पर पहुंच गया। तो देखो
दो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन भी चल रहे हैं और होल्स भी चल रहे हैं। होल चल रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर जो करंट मिलती है, खास बात ये होती है, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के वजह, दोनों की वजह से मिलती है। लेकिन फिर से बताते हैं, यहां पर जो ये रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। 10⁸ सिलिकॉन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा तो यहां पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट देखने को नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि ये है तो हमारे यूज के, लेकिन ये उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं रखते हैं कि हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज करें। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है कुछ इस तरह से होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है इंटरस्टेशियल स्पेस में, इंटर एटॉमिक स्पेस में, वहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, वो चलेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में और होल उसकी डायरेक्शन में चलते हैं। लेकिन यहां पर इफेक्टिव मूवमेंट अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रॉन का है, क्योंकि होल यहां पर था, इलेक्ट्रॉन अगर आया तो ये होल यहां गया, उसके बाद में ये होल यहां पर गया, तो होल लगातार चल रहा फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट दोनों की वजह से बनती है। तो नेट करंट यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से करंट लिखी जाती, लेकिन नंबर ये बहुत कम होते हैं, इस वजह से यहां पर जो करंट होती है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होती। इसीलिए अगर हम डेली लाइफ में यूज करना चाहते हैं, इनका यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें करना क्या होगा, हमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। फिर से कंडक्टिविटी का रिलेशन किससे निकल के आता है, तो कंडक्टिविटी का रिलेशन निकल के आता है सिंपल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या होल्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ जाएंगे तो यहां से कंडक्शन का प्रोसेस और अच्छा होने लगेगा। तो यहां पर दो तरह के चार्ज कैरियर मिले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। एक तो मिला हमारे पास चार्ज कैरियर की बात करें, चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें तो यहां दो तरह के चार्ज कैरियर मिले, कुछ मिले हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले और साथ में हमें यहां पर होल्स भी मिले। होल्स कुछ अलग बात नहीं है, जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस जगह को खाली छोड़ के जाता है वही वैकेंसी होल्स बोलती है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। ठीक, ये हो गया इंट्रिंसिक का, यही इतना रूल था। यूटिलाइजेशन बढ़ाना है आपको तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ाना है इसका मतलब आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, या तो आप नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दीजिए क्योंकि करंट तो दोनों की वजह से बन रही है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दीजिए। तो नंबर ऑफ होल्स एक बार बढ़ाते, एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाते, दो टाइप के हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलें तो आप ये जानते हैं ये फोर्थ ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, प्योर यही तो है। यहां पर एग्जांपल लिखना होगा तो लिख लेना, जैसे हम बात करते हैं सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर्स ही तो हैं, प्योर सेमीकंडक्टर है और ये फोर्थ ग्रुप में लाई करते हैं। तो क्या करना होता है हमें, अगर हमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, सिग्मा की वैल्यू बढ़ानी है, तो उस केस में हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ा दें। तो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग फोर्थ ग्रुप इंप्योरिटी। अब बोलेंगे फोर्थ ग्रुप इंप्योरिटी में कौन आता है, तो बोलेंगे फास्फोरस आता है, होता है ना, ये सब आते हैं, ये आप जानते होंगे। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आते हैं ना। तो एंटीमनी, बिस्मिथ ये सब के सब होते हैं। तो इनको अगर हम ऐड कर देते हैं इन सेमीकंडक्टर के अंदर, या कह सकते हो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर में, तो वहां से क्या होता है, सिग्मा या कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब कौन बढ़ता है, होल्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे अभी सोचने के तरीके के ऊपर क्या होने वाला है। तो हम यहां पर ऐसे मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन है, जल्दी बनाएंगे थोड़ा, सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, यहां पर भी सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन हो गए। अब एक बार आप देख चुके हैं फैसिनेटिंग डायग्राम, अब हम यहां पर समझाने के लिए सिर्फ बनाएंगे डायग्राम बस, और कुछ नहीं। ठीक, अब ये समझना ध्यान से, इनके बीच में बॉन्ड बने होंगे, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ना दिखा करके सीधे उनके बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर बॉन्ड बने होंगे, बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देखते रहना उसको अपने हिसाब से, ठीक है, ये ऐसा,
ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको ऐड करने वाले हैं कि कैसे इंप्योरिटी ऐड की जाती है। इंप्योरिटी ऐड करना ऐसा नहीं होता है कि सिलिकॉन रखा है इंप्योरिटी ऐड हो जाएगी, नहीं, मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा, तो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, तब हम इसको ऐड कर पाते हैं। ऐड करने के बाद में फिर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बढ़ती इनकी कंडक्टिविटी। तो ऐड करना दैट इज मेटलर्जिकल प्रोसेस, मेटलर्जी के थ्रू हम ऐड करते हैं। इसमें देखा होगा आपने, एक को दूसरे में फ्यूज किया जाता है, जैसे एलवाई बनाए जाते हैं, सब मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं। कुछ ऐसा हो गया। अब इसमें हुआ क्या, हम जानते हैं कि सब सिलिकॉन एटम के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यहां 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 यहां। हम बेसिकली इसको टारगेट कर रहे हैं, तो इसके पास यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये इनके पड़ोस वाले के इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है कुछ, ठीक, ये ऐसा हो गया। इसको टारगेट कर रहे हैं, बाकी सबके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है। अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर होता तो आप बोलते प्योर सेमीकंडक्टर की खास बात ये है कि अगर हम इसे एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, 300 केल्विन की बात करते हैं, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ये अपने इंटर एटॉमिक स्पेस में चले जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो यहां पर होल्स बन जाते हैं, होल बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा ही हो गया। ये तो चलता है, ये किसकी वजह से होता है, जो प्योर थे उनमें हो रहा था, लेकिन इनकी वजह से सिग्निफिकेंट अमाउंट में कंडक्टिविटी नहीं आई, करंट नहीं आई। तो क्या किया हमने, कहा इन सब में से किसी को अलाउ ऐड कर दो। मान लो फास्फोरस को इसके अंदर फ्यूज करवाना चाहते हैं, तो फास्फोरस को अगर इसके अंदर लेकर के आओगे तो खास बात ये होती है, फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर फास्फोरस को हम लाए और इस सिलिकॉन की जगह पर रखा और उस सिलिकॉन को रिप्लेस किया, ठीक है, तो सिलिकॉन अभी भी है लेकिन सिलिकॉन यहां से चला गया है, तो उसकी जगह पर ये फास्फोरस आया, ये फास्फोरस यहां पर आया। फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, सामने वाले के साथ तो बॉन्ड है ही इसका, उसका है ये। तो यहां पर एक काम कर देते हैं, एक काम कर देते हैं हम, जो सिलिकॉन के आएंगे उनको हम अलग कलर से बना देते हैं, ये सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन का, ये सिलिकॉन, वो फास्फोरस का, और एक फास्फोरस का होगा जो ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा, ठीक है, ये फास्फोरस आएगा यहां, ठीक है। लेकिन कोई कहे कि ये फास्फोरस वाला क्या ये बिल्कुल अपनी जगह पर फ्री है, तो बोलेंगे नहीं, फ्री नहीं है, वैलेंस सेल में है पर फ्री नहीं है। तो यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर ये बॉन्ड में है, ये बॉन्ड के बाहर है, ये बॉन्ड में है, ये बॉन्ड के अंदर है, ये बॉन्ड के अंदर है, तो वो तो सब वैलेंस बैंड में लाई करेंगे, आप जानते हैं। लेकिन जो बाहर होगा, ये जो बाहर होगा, अब आप अगर बोल रहे हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो बिल्कुल गलत, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी फास्फोरस के न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्टेड है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो इसका मतलब फ्री करना पड़ेगा, तो कुछ तो अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन कितनी एनर्जी देकर के इसको फ्री किया जा सकता है, ये तो बॉन्ड डायग्राम में पता चल गया ये कहां होगा। अगर एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएंगे तो ये कहां लाई करेगा, तो ये लाई करता है इस जगह पर, देखो ये हो गया सीबी कंडक्शन बैंड, और यहां पर हो जाता है वीसी जिसको आप बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ये जो लेवल होता है, ये लेवल बिल्कुल इसके करीब लाई करता है, यहां कहीं पर। तो ये क्या होता है, ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर ये रिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिसाइड करते हैं, क्योंकि काफी सारे सिलिकॉन आप ऐड फास्फोरस ऐड करेंगे तो काफी सारे फास्फोरस ऐड करेंगे तो काफी सारे एनर्जी स्टेट्स आएंगे, तो वो एनर्जी स्टेट यहां पर लाई करता है। अब अगर मान लो इसको एनर्जी दे दी जाए तो जरा सी एनर्जी पाकर के चला जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप होता है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पर तो अवेलेबल होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसको छोड़ के जाएगा तो ये कैसा चार्ज होगा, ऑब्वियस है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, इसको लिख लो एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल ऑफ कौन से एटम का है ये, एक्सेप्टर का कि डोनर का, तो जिसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, ऑफ डोनर, डोनर एटम, डोनर एटम का ये एनर्जी लेवल है,
ठीक है, तो ये डोनर एटम का एनर्जी लेवल हो गया। देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे थे, कम कम इलेक्ट्रॉन जा रहे थे जो प्योर सिलिकॉन में हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने फास्फोरस ऐड किया तो फास्फोरस ऐड करने से यहां के इलेक्ट्रॉन अब बहुत इजीली यहां पहुंचेंगे। तो हम दूसरे कलर से बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से यहां पर पहुंचेंगे। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे यहां पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से, रूम टेम्परेचर भी पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो पहले हो रहा था वो बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे थे वो अभी भी यहां जाएंगे। तो ये 10⁸ सिलिकॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐसा करेगा, ऊपर जाएगा, और ये देखो बहुत सारे हो गए। तो अब ये आप बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड क्या हुए? इंक्रीज कर गए, इंक्रीजेस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड इंक्रीज कर गए। तो अब आप अगर लगाते हैं यहां पर नेगेटिव और अगर आप यहां पर लगाते हैं पॉजिटिव, उल्टा लगाइए, इस बार ये पॉजिटिव लगा दीजिए, ये नेगेटिव लगा दीजिए। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में कोई दिक्कत नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फटाफट फ्री होगा, ये फ्री हो जाएगा, और फ्री होगा जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया, अब चलेंगे सब। तो चलेंगे तो होल और इलेक्ट्रॉन ये पहले वाले प्योर में जो था वही था। तो यहां पर अब से ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन तो बढ़े हैं फास्फोरस की वजह से, लेकिन जो प्रोसेस चल रहा था प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर वो अभी भी चल रहा है। हम इसके बारे में बात करेंगे जब डायोड आपको पढ़ा रहे होंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ होल्स नहीं है, क्योंकि वो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हो रहा था। कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ होल्स हैं। तो जैसे ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इनके ऊपर फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा, इधर पॉजिटिव है, और इन होल्स के ऊपर फोर्स उधर लगेगा। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चल करके आता है यहां और इसकी भरपाई कर देता है, तो इसकी जगह पर खाली जगह बनेगी। फिर अगला कोई इलेक्ट्रॉन है आता है, इसकी जगह पर भरपाई कर देता है, खाली जगह बनेगी। तो होल जो होता है इधर से इधर की तरफ चलता रहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे इधर से इधर की तरफ चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर से इधर की तरफ चलेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। इनको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो आपसे पूछा जाए कि करंट बताओ, तो करंट बताएंगे इलेक्ट्रॉन की करंट प्लस होल्स की करंट। यहां पर आप बताएंगे इलेक्ट्रॉन की जो करंट होती काफी ज्यादा होती होल्स की करंट से, इंप्लाइज दैट जो करंट बनेगी ज्यादा से ज्यादा वो किसकी वजह से बनेगी? तो वो लगभग इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह से बनेगी। बढ़िया। अब अगर बात की जाए दूसरी, कि यहां पर हम दूसरे तरह का जो यूज करते हैं यहां पर क्लासिफिकेशन, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, बाद में बात करते हैं इसके। यहां पर एन टाइप हो गया, एक और होता है जिसको पी टाइप बोला जाता है। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये प्योर कर लिया, ठीक है, प्योर हो गया, और ये इम्प्योर, ठीक। चलो यहां पर एक ऐड कर लेते हैं पेज, बात कर लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर की। तो जैसे यहां पर यूज कर रहे थे हम लोग फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ठीक है, तो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी अगर हम यूज कर रहे थे तो इसका मतलब है फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, तो यहां पर थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी, थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी, इंप्योरिटी एज एडेड, थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है। और थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी को अगर आप ऐड करेंगे तो आप ये देखिए थर्ड ग्रुप में आता कौन है, तो बोरान, ये बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब आते हैं। तो बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम ये सब आएंगे, ठीक है। इनको ऐसे लिख लीजिए, यहां तक लिखिए बस, सिर्फ बोरान, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये सब इनको ऐड किया जाएगा। अगर इनको ऐड कर दिया जाता सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर तो वहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कैसे? यहां पर फास्फोरस तो कैसा था, फास्फोरस बन गया पॉजिटिवली चार्ज्ड आयोन, और आयन कैसा है, ये इमोबाइल। अब इसका क्या मतलब है, ये खुद नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया वो चलेगा, कंडक्शन होगा, लेकिन कोई ये खुद भी चले नहीं चलेगा, क्योंकि ये लैटिस के अंदर बंधा हुआ है, ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सिलिकॉन वही, फिर से सिलिकॉन वही, सिलिकॉन ये हो गए प्योर सिलिकॉन, ये प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल बना रहे हैं हम लोग, वही बॉन्ड होंगे इसके अंदर भी, फटाफट बना दो, डायरेक्ट उठाने नहीं पड़ेगा, है ना। यहां पर ऐसे ये बन गए फटाफट।
ये हो गए, ये हो गए, ये ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया, ये ठीक है। अब हम दोबारा बना लेते हैं अलग टाइप के, तो ये भी बनेंगे इसमें, ये भी बन गए, ये भी बन गए, ये भी बन गए, ये भी बन गए, ये बन गए, सब पूरा ऐसा लैटिस बन गया, ये ऐसा हो गया। जानते हैं आप किसी एक सिलिकॉन को हम टारगेट करेंगे क्योंकि सबको बनाना एक साथ पॉसिबल नहीं है। डोपिंग तो वैसे बहुत सारी की जाती है, यहां पर अगर आपको नंबर याद रखना है तो नंबर आप याद रख सकते हैं कि ये जो डोपिंग की जाती है, डोपिंग जो की जाती है, फास्फोरस जो होता है 10⁴ सिलिकॉन में 1 मिलाया जाता है, फास्फोरस 1 फास्फोरस मिलाया जाता है। तो देखो 10⁴ सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस खुद फ्री करवाएगा क्योंकि एक फास्फोरस ऐड करेंगे आप, और बाकी 10⁸ सिलिकॉन, 10⁸ सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो पहले से बन रहा था, तो 10⁸ सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 10⁴ में एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, लगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंडक्शन होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है यहां। लेकिन यहां पर अगर बात करेंगे तो हम थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहां पर इस सिलिकॉन को हटा रहे हैं, इस सिलिकॉन को हटा रहे हैं, इस सिलिकॉन की जगह पर हम एल्यूमिनियम ला रहे हैं, तो बोलेंगे एल्यूमिनियम को लाओ, यहां पर एल्यूमिनियम लाए। एल्यूमिनियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री वाले हैं आप पढ़ते हैं जानते होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहां पर चौथा जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो है नहीं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और है नहीं, तो यहां पर क्या होता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती पहले से। तो अगर ये वैकेंसी क्रिएट हो गई तो ये होल हो गया, होल हो गया। तो 10⁴ सिलिकॉन में 1 एल्यूमिनियम मिलाया गया, 1 एल्यूमिनियम मिलाया गया, जिससे इसका मतलब ये हुआ 10⁸ सिलिकॉन 4 सिलिकॉन में से 1 होल जनरेट होगा, जनरेट होगा। जनरली पीपीएम में डोपिंग की जाती पार्ट्स पर मिलियन में, लेकिन लगभग इतना लिखा जाता है। और ये जो प्रोसेस चल रहा था 10⁸ सिलिकॉन में, कौन 1 होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो पहले बन रहा था वो तो बनता रहेगा। मतलब अगर यहां पर वैकेंसी करते हैं तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर गया होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये इस प्रोसेस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां पर एल्यूमिनियम के आने की वजह से यहां पर वैकेंसी की क्रिएट हुई तो होल बन गया, ठीक है। तो ये होल लगातार बनते रहेंगे, जैसे जैसे आप एल्यूमिनियम मिलाते रहेंगे तो नंबर ऑफ होल्स यहां पर ज्यादा हो गए। अब यहां पर आगे अगर बात करेंगे आप सिंपल, तो यहां लगा दीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस, इधर लगा दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार हम क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं नेगेटिव और इधर लगा देते हैं पॉजिटिव। ये सोच रहे होंगे कि ये इतना सोच के क्यों पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, जिधर लगाना लगा दो। देख लेते हैं कि हमारे पास जितना बनाया है उसमें होल्स को हम चला के दिखा पाएंगे या नहीं, सिर्फ इतने के लिए। तो देखो यहां पर पॉजिटिव उधर नेगेटिव बना है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट बनेगी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और अगर होल्स की बात करें तो आप ये देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन चल करके आता है और इसकी भरपाई करता है, तो यहां से होल हो जाएगा खत्म, और होल खत्म होगा तो यहां पर होल आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला कोई इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भाई तो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास, सब सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से आया और यहां पर पहुंचा, यहां पर जैसे ही पहुंचेगा इस जगह पर ये होल क्रिएट होगा। फिर मान लेते हैं सिलिकॉन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके यहां आता है तो इसकी जगह को भर देगा और होल अब यहां पर पहुंच जाएगा, तो होल यहां कहीं पर पहुंच गया, ठीक है। तो लगातार देखो होल लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर क्या हो रहा, तो पहले होल यहां था, अब यहां, फिर यहां, फिर यहां पर, इस तरह से लगातार चलते गए। तो पहले यहां पर होल था, अब होल यहां हुआ, इसको भर दिया इस वाले ने, इस वाले ने भर दिया, फिर इस वाले को यहां वाले ने भर दिया, अब होल यहां पर पहुंच गया। तो होल इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो चल रहे होंगे वो प्लस इधर की तरफ चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जो चलेंगे वो इस साइड चलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो यहां पर भी कंडक्शन खूब बढ़िया होता है। अगर हम I की वैल्यू लिखें तो आप बोलेंगे IE + IH लिखा जाएगा, हम कहेंगे ठीक है, IE + IH लिखेंगे तो यहां पर हम बताएंगे कि IH जो होल्स की वजह से करंट होगी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगी उससे ज्यादा होगी, तो ओवरऑल जो करंट होगी यहां पर वो होल्स की वजह से करंट होगी। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब P टाइप की बात करते हैं आप, वैसे डोपिंग कैसे की जाती है वो तो सब कुछ देख लिया, मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है। P टाइप की बात करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर
चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं। और अगर हम कहें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है यहां पर, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, होल्स का नंबर ज्यादा है पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं यहां, ठीक है। इस वाले में अगर बात करें आप, तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। और अगर कोई कहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में, तो बताएंगे आप यहां होल्स होते हैं, तो यहां इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों को आप रिलेट कर पाए होंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। 10⁴ होता है, 10⁴ रेशियो 1 होता है जो डोपिंग करवाई जाती है। प्योर के अंदर 10⁸ सिलिकॉन में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। मुझे नहीं लगता आप कुछ बताने की नीड रह गई, बस फार्मूले देने हैं आपको, वो फटाफट हम दे देते हैं। अगर हम बात करें, अभी यहां पर जो फार्मूले निकाले गए थे, आओ वापस से वहीं लेके चलते हैं जहां से शुरू की गई थी सारी चीजें। ये रहा वो फार्मूला, ये फार्मूला आपको बताया था कि जो कंडक्टिविटी होती है NE होती है, सिंपल है ना। तो हम यहां पर वही बात करने वाले हैं कि अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, मान लीजिए कि हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल है, बैटरी से आपने इसे कनेक्ट कर रखा है। ये है बैटरी से आपने कनेक्ट किया है, कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक। बैटरी से आप कनेक्ट करेंगे तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हुआ तो इसमें क्या होगा, अगर इसमें हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, होल्स भी होंगे। तो हम पहले इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स बना दिया ये, अब होल्स बना देते हैं। तो अब होल्स की बात कर लेते हैं, तो यहां पर होल्स बना दिया, ये होल्स बना दिया, ये होल्स बना दिया, ये फटाफट ये होल्स बना दिया हमने ऐसे, ठीक। अब हम कहें कि दोनों किधर किधर चलेंगे, तो आप बताएंगे बहुत सिंपल है, बताना इसमें क्या है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो हमारे पास बने हुए हैं ये क्या हैं, होल्स हैं। तो अगर ये प्लस लगा है तो होल्स इधर चल रहे होंगे, सिंपल सी बात है। प्लस इन्हें रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इधर चल रहे होंगे होल्स। जबकि जानते हैं होल्स खुद नहीं चलते, इलेक्ट्रॉन जब इनको भरते हैं तो होल चलते हुए दिखाई देते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके उल्टा चल रहे होंगे। तो करंट तो दोनों की वजह से अब बनने वाली है, तो हम कहेंगे हाँ, करंट तो दोनों की वजह से बनेगी। तो यहां पर करंट होल्स की वजह से भी बनेगी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बनेगी। तो अगर दोनों की वजह से हम करंट को लिखना चाहते हैं, यहां पर इसकी लेंथ कितनी है, L है। जो यहां पर आपने फील्ड लगा रखा, पोटेंशियल V है, और फील्ड आपने लगा रखा है तो वो E है, फील्ड E है। किधर से किधर होगा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड लगा रखा है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कैपिटल A होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हम बात करते हैं यहां पर फार्मूले लिखने की, कौन कौन से फार्मूले आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिग्मा, या फिर ऐसे लिख देते हैं हिंदी में, पहले कंडक्टिविटी, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखो, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बोलेंगे कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है सिग्मा एन, और वो क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में क्या लिखा जाता है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इसी तरह से बात करें हम कंडक्टिविटी, फार्मूला तो भी डिराइव किया है ना स्टार्टिंग में ही, तो मुझे नहीं लगता फार्मूला डिराइव करवाना पड़ेगा। कंडक्टिविटी ड्यू टू होल्स, अगर होल्स की वजह से कंडक्टिविटी लिखें तो कंडक्टिविटी IH सिग्मा H से लिखी जाएगी। यहां पर होंगे नंबर ऑफ होल्स, यहां पर चार्ज उसका, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, तो म्यू लिखा जाएगा होल्स की वजह से। तो अगर हम टोटल कंडक्टिविटी लिखें, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, तो अगर हम नेट कंडक्टिविटी लिखें सिग्मा, तो वो हो जाएगी सिग्मा E प्लस सिग्मा H, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में E, और यहां पर हो जाएगा म्यू E,
और प्लस यहां पर नंबर ऑफ होल्स इनटू में E, यहां पर हो जाएगा म्यू H। तो इस तरह से आप कंडक्टिविटी को रिलेट कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, बस ये सिंपल से फार्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, बाकी और एक दो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं और क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। काफी बड़ी क्लास हो गई, लेकिन फिर भी पढ़ के मजा आया होगा, काफी अच्छा लगा होगा कि हाँ हर एक चीज को हम देख सकते हैं, बॉन्ड डायग्राम में भी बैंड डायग्राम में भी। क्वेश्चन क्या है, सेमीकंडक्टर्स इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, एंड होल कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ये है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ होल्स ये दिए गए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये NH है। कह रहे हैं इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप, तो बता दो सिंपल कौन ज्यादा है। वो लिखा है 8 × 10⁻13, ये है 5 × 10⁻14। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, एन टाइप हो गया। ये तो सिंपल सा बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल, सैंपल की रेजिस्टिविटी कितनी है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम सिंपल सा फार्मूला लगाने वाले हैं, लगाओ फार्मूला। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सैंपल इफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और होल्स की मोबिलिटी दे रखी है, तो सैंपल की रेजिस्टिविटी बतानी है तो हम पहले लगाएंगे। रेजिस्टिविटी जो लिखी जाती है, रेजिस्टिविटी वो लिखी जाती है 1/सिग्मा। 1/सिग्मा क्या होता है, दोनों का सम होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में E और मोबिलिटी ऑफ E, और यहां पर नंबर ऑफ होल्स और E, और इनटू में क्या लिखा जाएगा यहां, तो इनटू में लिखा जाएगा म्यू H। सबकी वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो 1/, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप रखेंगे 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब में बदलना होगा तो 10 कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको आप मीटर क्यूब में बदलेंगे तो ये ऐसा लिखा है डिवाइडेड बाई में सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁻2 ऐसे तो लिखेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहां पर हम लिख देते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से बदलेंगे, तो 2 से बदलेंगे तो 3 2 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहां पर आप लिख दीजिए प्लस का 6। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और इनटू में क्या आ जाएगा म्यू E। म्यू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी, 23,000 है, 23,000, वो सब हमें लगता है ठीक वोल्ट पर सेकंड में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में यहां पर NH का है, क्या है दिया गया, तो वो दिया गया 5 × 10⁻12, और ये हो जाएगा 6, और इनटू में क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, इनटू में क्या हो जाएगा, तो ये दिया गया है 100 दिया गया है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 3.3696, और इनटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻2 ओम इनटू मीटर्स लिखा जाता है। ये हो गई हमारे पास रो की वैल्यू। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपने फार्मूला पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, तो आप लॉजिकल क्वेश्चन को भी बता सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं, और आप न्यूमेरिकल तो लगा ही सकते हैं, बस अपनी स्टोरी के साथ में फार्मूलों को रिलेट करना है। तो यहां पर आपको पूरा अच्छे से मौका मिल रहा है, रिलेट कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं, इसके आंसर्स भी यहां पर लिखे गए हैं, आप इनको ट्राई कीजिए। सब चीजें यहां पर दे रखी हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, अपनी स्टोरी के साथ अप्लाई करना है, क्वेश्चन आपसे इजीली लग जाएगा। तो ये क्लास थी जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एनर्जी बैंड के बेसिस पर कैसे बांटा जा सकता है, कंडक्टेंस के ऊपर कैसे बांटा जा सकता है, वो आप अपने बुकिस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, सिर्फ रेंज है वो याद रखनी है आपको, तो मुझे नहीं लगता वो पढ़ाने की नीड है। यहां पर बैंड डायग्राम देखा, बॉन्ड डायग्राम यहां पर देख लिया हम लोगों ने, यहां पर देखा कि एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी देखी, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, कौन सा नहीं निकलेगा। यहां पर हम लोगों ने देखा रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन देखा, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज क्यों करते हैं, कंडक्टर से चीजें हम लोगों ने शुरू की थी। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने सारी चीजों को कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हम लोग डायोड्स के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है, साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे। और देन हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर, जिसमें हम देखेंगे कि एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद में स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड में अब देखेंगे जेने डायोड क्या होते हैं, फोटो डायोड क्या होते हैं, सोलर सेल क्या होता है, एलईडीज क्या होती हैं, इन सबके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा
और गेट, एक्सॉर गेट, ये गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए इंट्रोडक्शन क्लास जो हुई है सेमीकंडक्टर की, इसको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।